अच्छा जी। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 26 जो है ना, ये खाली एमसीक्यूज़ के लिए हैं। इसके अंदर से कोई लॉन्ग नहीं आना है। हमें जो ईमेल आई थी, शायद आपको भी आई हो, उसके अंदर था कि क्वेश्चन 6 होंगे। पहला क्वेश्चन होएगा एमसीक्यूज़ का, और उस एमसीक्यूज़ वाले चैप्टर क्वेश्चन के अंदर ही सिर्फ आएंगे ये 5 और 26, और कहीं नहीं आएंगे। और ये बकाया चैप्टर्स उसमें मेरा ख्याल है इंक्लूडेड नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है। हो सकता है एक आध आ भी जाए, लेकिन ये 5 और 26 खाली एमसीक्यूज़ तक मैं दूँगा। तो शुरू करता हूँ। चैप्टर नंबर 5 जो है फोर्स एंड मोशन के नाम से है। इसके अंदर सबसे पहले बेसिक सी चीज़ है न्यूटन के 3 लॉ जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहला लॉ आपको पता ही है कि अगर कोई बॉडी अपनी रेस्ट के अंदर है, रेस्ट की स्टेट में है, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, तो वो चेंज नहीं होगी जब तक कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट होएगी। सेकंड लॉ यही है, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ भी आपको पता ही है, इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन वाला। अब फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ये भी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली बस कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहते हैं। आप वो एक्स और वाई वाले एरो कहाँ पे बनाना चूज़ कर रहे हो, क्योंकि रिलेटिव होता है ना हमेशा आपके किसी ओरिजिन पॉइंट से आपकी तमाम मेजरमेंट्स। अगर मैं इस एक्स वाई प्लेन को राइट पे ले जाऊँ, तो ये जो 0 0 यहाँ पे है वो उसके लिए शायद -1 बन जाए, जो भी है। तो दो किस्म के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल वो होते हैं जिसके अंदर न्यूटन के लॉज होल्ड करते हैं, नॉन इनर्शियल वो होते हैं जिसके अंदर नहीं करते। बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के अंदर इसलिए होल्ड नहीं करते क्योंकि वो खुद एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो भी है, ये जो एक्स वाई प्लेन है आपका, वो खुद ही मतलब आपकी जो लाइंस हैं एक्सिस की, वो एक्सेलरेट करती जा रही हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो मेजरमेंट्स होंगी उनके अंदर डिस्क्रिपेंसीज आएंगे, वो न्यूटन के लॉज उसके साथ नहीं चलेंगे। एक एमसीक्यू आता होता है कि क्या अर्थ जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नहीं है। तो उसका आंसर ये है कि वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली है। बहुत माइनर सी एक्सेलरेशन है उसके अंदर, तो इसलिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही इनर्शियल है। लेकिन हमारे मतलब जो डे टू डे लाइफ के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर कोई ख़ास इसका मसला नहीं होता। आगे सैम्पल प्रॉब्लम 5.01 है, उसके अंदर मैं उसका खाली आखिरी पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बकाया सारे बिल्कुल बेसिक्स हैं। तो ये वाला हो गया तो वो वाले भी हो ही गए। तो इसके अंदर दो फोर्सेस एक्ट करें, F2 और F3, ठीक है। एक आप देख सकते हो, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, एक थोड़ी सी एंगल के ऊपर है, और वो एंगल हमें दिया हुआ। तो अब हमने इसके अंदर फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है हॉरिजॉन्टल। हमें तमाम फोर्सेस का भी पता है, उसके एंगल्स का भी पता है। तो इसके अंदर सीधा सीधा ये वो सेकंड लॉ ही लगेगा। तो सबसे पहले हम इसको ना दो कंपोनेंट्स में बांट लेते हैं, तो एक्स और वाई कंपोनेंट्स के अंदर। तो F2 तो पहले ही एक्स के लॉन्ग है, वाई उसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं, वो सीधा सीधा उसका वाई कंपोनेंट 0 हुआ। F3 जो है लेकिन उसके एक्स भी हैं और वाई भी हैं, तो वो F3 cos थीटा और sin थीटा वाले फॉर्मूला से निकल जाएगा। हमें वाई से कुछ ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जितनी फोर्स नीचे लगेगी उतनी रिएक्शन फोर्स जो नॉर्मल होएगी वो कैंसिल हो जाएंगी। एक्सेलरेशन हमसे पूछी खाली फिर एक्स में ही गई है टेक्निकली, क्योंकि वो वाली तो कैंसिल ही हो जानी है। तो हम खाली वही फाइंड करते हैं। तो MAX इक्वल्स F2x प्लस F3x किया। चूँकि F2 जो है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए मैंने माइनस का साइन यहाँ पर डाल दिया। तो अब जब इसको एवेल्यूएट करोगे तो आपको AX पता चल जाएगा, और अगर आंसर माइनस में हुआ तो मतलब है कि डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव में हुआ तो उसका मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। उसके बाद सैम्पल प्रॉब्लम 2 है इसी तरह से। उसके अंदर हमें एक्सेलरेशन दी गई है जो 3 फोर्सेस से कॉज्ड है, ठीक है। हमें सिर्फ एक फोर्स का नहीं पता, बकाया सबके जो 2 फोर्सेस हैं ना उसके हमें एंगल भी पता और मैग्नीट्यूड भी पता है। तो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे लगाना है। तो F नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये वेक्टर इक्वेशन बन गई हमारे पास है, इसलिए बोर्ड में मैंने लिखा हुआ है जो वेक्टर्स हैं। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। अब जो हमें F3 फाइंड करनी है, अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, वैसे कर सकते हैं लेकिन वो आपको IJ वाली नोटेशन में लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप आराम से ना अलग अलग कर दो एक्स और वाई वाले काम। तो इधर भी वही है, एक्स कंपोनेंट्स आपने बनाए, तो F1x F2 जो एक्स है वो उसी तरह से, जैसे पिछले सवाल में हमने कॉस थीटा साइन थीटा किया था ना, तो ये भी वही सवाल है बेसिकली। और एंड पे जब ये आप निकाल लोगे एक्स और वाई 3 के, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का वही वाला बच्चों वाला फॉर्मूला, और थीटा इक्वल्स tan इनवर्स Fy ओवर Fx। तो इससे आपको उसका क्वाड्रेंटल एंगल भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगला टॉपिक है सम पर्टिकुलर फोर्सेस के नाम से। उसके अंदर कुछ फोर्सेस की गई हैं।
सबसे पहले ये ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको पता ही है एफ जी इक्वल्स एम जी, यहाँ पे जी 9.8 मीटर्स पर सेकंड, ये मैंने यूनिट गलत लिखा हुआ है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन है। उसके अलावा नॉर्मल फोर्स है, वो एक रिएक्शनरी फोर्स होती है आपके वज़न ज़मीन पे लगाने की वजह से, और वो हमेशा मतलब नॉर्मल टू द सरफेस होती है, मतलब परपेंडिकुलर है वो अपवर्ड्स। ये अमूमन आप जैसे टेबल पे बॉक्स पड़ा हुआ है तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनी हुई है ना, एक एफ जी इसके ऊपर एक्ट कर रही है और एक एफ एन एक्ट कर रही है। तो हमने अगर इसकी वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन निकालनी हो तो हम बस इसको माइनस कर देते हैं आपस में, तो हमें निकल जाती है। और अमूमन अगर कोई रेस्ट पे बॉडी है तो मतलब ये बराबर होंगे। उसके बाद फ्रिक्शन आ जाती है। फ्रिक्शन होती है ऑपोजिशनल फोर्स जो सरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो जो उसके अंदर अपने कर्व्स और डेंट्स हैं, आउट डेंट्स हैं, इंडेंट्स हैं, उसकी वजह से जो ऑपोजिशन मिलती है ना मोशन को, या एयर पार्टिकल्स वगैरह के जो भी हैं, तो वो फ्रिक्शन आ जाते हैं। ये कोई ख़ास इसके अंदर बात नहीं हुई, बस इन्होंने बस डिफाइन करके इस चैप्टर में छोड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं यूज़ हो रही। हो सकता है कि एक आदम सी में आ जाए कुछ मतलब, लेकिन आपको पता ही होगा ये। आगे टेंशन की बात है, ये इसके बारे में आपने टेंशन लेनी है। रिएक्शनरी पुलिंग फोर्स होती है ये एक, मतलब आप जब एक तार को खींचते हो तो जो तार के खींचने का रिस्पॉन्स होता है ना आपके हाथ के ऊपर, बेसिकली ये वो है, और ये हमेशा डायरेक्टेड होती है स्ट्रिंग की अपनी तरफ। तो ये थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। रिएक्शनरी फोर्स होती है, फिर से जैसे मैंने बताया था न्यूटन का थर्ड लॉ है, कि जैसे कि एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, और आप एक फोर्स अप्लाई करते हो अपने हाथ से, जो उस रस्सी को खींच रहा है। तो आपने जो फोर्स लगाई है उसके रिस्पॉन्स पे आपके हाथ के ऊपर एक टेंशन की फोर्स एक्ट करेगी स्ट्रिंग से, तो वो हमेशा होती है स्ट्रिंग की तरफ डायरेक्टेड। तो आप देख भी सकते हो कि पहले वाली जो डायग्राम है लेफ़्ट पे, उसके अंदर वो राइट टू लेफ़्ट जा रही है। और इसी तरह से वो अपने स्टेट ऑफ इनर्शिया के अंदर है बॉक्स, तो वो भी उसकी यूनिफॉर्म मोशन को रोक रहा है टेक्निकली। यूनिफॉर्म स्पीड की जो हमने अप्लाई किया वो मोशन में आ गया ना, तो उसको भी रोक रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर भी टेंशन पड़ रही है। इसी तरह से ये दूसरा है जिसके अंदर ये पुली इस्तेमाल हुई हुई है। इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आगे आएंगी, वो ज़्यादा डिटेल में भी बाद में देख लेंगे, लेकिन इसेंशली यही बात है कि हमेशा टेंशन जो है ना वो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में होगी। तो आप यहाँ पे डायरेक्शन दोनों प्रॉब्लम्स में भी देख लो। अब असल में एक सही प्रॉब्लम आ जाती है इस चैप्टर के अंदर, जो मेरा ख्याल है ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही होती है, लेकिन MCQs में मुझे नहीं पता है किस तरह से पूछा जाएगा। खैर 5.3 है ये सैम्पल प्रॉब्लम, लिखा तो हुआ था इंक्लूडेड है। इसके अंदर हमें दो मैसेज दिए हैं, मैं M और बड़ा M, ठीक है। तो एक बड़ा सा ब्लॉक है जो ऊपर पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल टेबल की तरह के सरफेस है कोई, और एक दूसरा छोटा ब्लॉक है जो हैंग कर रहा है एक पुली के साथ, और ये दोनों एक तार के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन और टेंशन। तो इस सबसे पहले हम जो काम करते हैं ना वो उनकी फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स के अंदर हम तमाम जो फोर्सेस एक्ट करें वो बना लेंगे। तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि स्लाइडिंग ब्लॉक जो S है, मतलब जो टेबल पे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर 3 ही मेजर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बस 3 ही कर रही हैं। FN ये नॉर्मल फोर्स है, टेबल से पड़ रही है उसके ऊपर, और ये FG उसकी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम Y की तरफ इसकी तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही कोई, ये तो राइट साइड को मूव करेगा जब दूसरा ब्लॉक गिरेगा। तो इसी तरह से दूसरे ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वो टेंशन की फोर्स और दूसरी उसकी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा अब सोल्यूशन की तरफ आ जाएं अगर, तो सबसे पहले इसके अंदर भी सेकंड लॉ लगेगा न्यूटन का। इस चैप्टर के अंदर तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर मेरे ख्याल है सेकंड लॉ ही लग रहा है। उसके अंदर आप सबसे पहले फॉलोइंग ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करोगे, तो उसके ऊपर ये फ्री बॉडी डायग्राम में आप देख भी सकते हो कि जो फॉलोइंग ब्लॉक है राइट साइड पे हैंगिंग ब्लॉक, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ T है तो इसलिए T पॉजिटिव है, और FGH जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, इसलिए यहाँ पे साइन भी माइनस आया हुआ है। जो एक्सेलरेशन होएगी वो डाउनवर्ड्स हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे साथ -MA लिखा हुआ। अब इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, सॉरी वर्टिकल एक्सेलरेशन, अच्छा खैर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे। आगे एक्सेलरेशन का हमने उसी इक्वेशन को रीअरेंज करके फॉर्मूला बना लिया। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले ब्लॉक के ऊपर भी सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रही है ना वो खाली टेंशन की है, क्योंकि नॉर्मल और जो FG है ना वो आपस में कैंसिल हो रही हैं, ऑपोजिट बट इक्वल है। तो ये सिंपल फार्मूला बन जाता है आपके पास C इक्वल्स बड़ा M इंटू AX। इसके अंदर AX होगा क्योंकि Y के लॉन्ग ऑब्वियसली कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, तो यहाँ पे A ही AX है।
तो इसी को हम रीअरेंज करके एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, a इक्वल्स टी ओवर एम का। अब हम ये दो हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशंस आ गई हैं, अब हम इनको कंपेयर करेंगे तो फिर ये हम बाद में जब आंसर आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम टी को आइसोलेट करते हैं, तो फिर हमें टी इक्वल्स एम इंटू जी होल ओवर एम प्लस एम मिल जाता। और हम इसी को अगर ये जो शिफ्टिंग ब्लॉक के अंदर हमने जो निकाला था ए इक्वल्स टी ओवर एम वाला रिलेशन, अगर हम इसके अंदर टी की वैल्यू पुट करें तो हमें एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला पता चल जाता। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, हमें एक्सेलरेशन भी पता चल गई और टेंशन भी पता चल गई है। समराइज़ करने के लिए यही है कि सबसे पहले हैंगिंग ब्लॉक के ऊपर सेकंड लॉ लगा है, फिर दूसरे वाले ब्लॉक के ऊपर सेकंड लॉ लगा है, एक कॉमन क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया, उसके बाद फिर सॉल्व किया गया जैसे बचपन से लीनियर इक्वेशंस वगैरह करते आ रहे हैं। उसके बाद एक और अहम प्रॉब्लम आ जाती है, सैम्पल प्रॉब्लम 5.04। इसके अंदर हमें एक मैथ्स दिया हुआ है, हमें पता है वो मैथ्स कितना है और हमें कोड की टेंशन भी पता है जो ये लगी हुई आप डायग्राम में देख सकते हो, और ये हमने फाइंड करनी है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, और हमें साथ ही थीटा भी दिया हुआ है वैसे स्लोप का। खैर इसकी सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर हमने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया ना वो टिल्टेड बनाया है, वो स्लोप के साथ ही आपका एक्स एक्सिस अलॉन्ग जा रहा है। आपको ज़ाहिर बात आदत होगी सीधा सीधा राइट साइड पे जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे करने का फ़ायदा है वो भी बाद में जाके हमें पता चल जाएगा। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, तो ये जो स्लोप है ये टिल्टेड है, इसलिए फिर यहाँ पे जो एफ एन है नॉर्मल फोर्स ये भी उस तरह से थोड़ी सी टिल्टेड जा रही है। और ये कोइंसिडेंटली हमारे वो वाई एक्सिस के साथ ही जा रही है क्योंकि एक्स और वाई परपेंडिकुलर है, और एफ एन और जो स्लोप है वो भी परपेंडिकुलर है। इसके ऊपर जो तीसरी फोर्स एक्ट करी एफ जी, अब हम इसको ना कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं ताकि ये हमारे एक्स और वाई वाले प्लेन के अंदर फिट आराम से हो जाए। तो इसके लिए ना हमने जो ये थीटा कहाँ से आया आप सोच रहे होगे, इसका जो प्रोसीजर है वो ये है, डिटेल ये है। तो स्लोप का जो बॉटम लेफ्ट पे आप थीटा देख सकते हो, अगर हम जो कोई एक पॉइंट लें जहाँ पे वो फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, उधर हम एक इमेजिनरी लाइन लगा दें तो ये ऊपर भी उसी तरह का एंगल बन रहा है, तो वो थीटा ही है। अब ये लाल के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने एक 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाया है, तो 90 डिग्रीज़ माइनस थीटा हमें ये ग्रीन वाला एंगल दे देगा। अब हमें ग्रीन वाला एंगल मिल गया, तो ये ब्लू वाला जो एंगल है वो भी हमने 90 डिग्रीज़ ही बनाया है, तो नज़र ही आ रहा बन रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। तो इस तरह से थीटा का ये प्रोसीजर है अगर आपको ज़्यादा डिटेल का शौक है। खैर उसके बाद एक्सेलरेशन हमने सीधी सीधे फाइंड करनी है। ये तो हमें समझ आ गई है ना कि यार कि फोर्सेस असल में इसके ऊपर एक्ट कौन सी कर रही हैं। तो अब एफ जी की जगह ना यहाँ पे एम जी कॉस थीटा होगा एफ एन के साथ, और वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और फिर टी माइनस एम जी साइन थीटा आपको एक्स में एक्सेलरेशन देगा। तो हमने यहाँ पे वही लिखा यहाँ पे भी लिखा है द नेट ऑफ दीज फोर्सेस डिटरमिन्स द एक्सेलरेशन, मतलब इन दोनों का जो एडिशन करेंगे तो उसके बाद ही हम एक्सेलरेशन मिलेगी। वही बात है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे लग रहा है, वो वाली फोर्सेस आपस में कैंसिल हो गई, एम जी कॉस थीटा और एफ एन, तो यहाँ पे खाली ये टी और एम जी साइन थीटा रह गया। अब सीधा सीधा फॉर्मूला हमें सारी वैल्यूज़ भी पता है, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इस चैप्टर की मेरा ख्याल आखिरी प्रॉब्लम है ये, इसके अंदर एक पैसेंजर है, उसका अपेरेंट वेट फाइंड करना, ठीक है। हमें मेरा ख्याल है क्वांटिटी दी हुई है उसका एट रेस्ट जो उसका वेट है, तो उसका बस हमें सवाल में यही कहा हुआ है, जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है जो बताने लायक थी, वो यही है कि इसका जो अपेरेंट वेट है ना इसका कोई जनरल फार्मूला निकाला जाए। तो अपेरेंट वेट फाइंड करने के लिए एक आसान तरीका है कि आप जस्ट देख सकते हो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है राइट साइड पे, तो एफ जी एक्ट कर रही है, ज़ाहिर बात है आपके ऊपर कर रही है, उसके अलावा एफ एन भी एक्ट कर रही है। तो नॉर्मल फोर्स जो है ना वो सरफेस से है, और ये हमेशा होगी इक्वल बट ऑपोजिट टू जो वेट आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो। तो अब हम इसको इस्तेमाल करके ना इस रूल को अपना वो अपेरेंट वेट भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल फोर्स कम पड़ रही है तो मतलब आपका अपेरेंट वेट भी कम है, अगर नॉर्मल फोर्स ज़्यादा है तो आपका अपेरेंट वेट ज़्यादा, क्योंकि वो रिएक्शन है ना ऑपोजिट बट इक्वल। उसके बाद ये सिंपल सा यही है, सेकंड लॉ फिर से अप्लाई किया, तो एफ एन माइनस एफ जी इक्वल्स एम ए, एफ एन इक्वल्स एम ए प्लस एम जी बन गया, वो रीअरेंज हो गया, साथ एफ जी की वैल्यू आ गई है, और बाद में बस हमें रिलेशन मिल गया जो हमने निकालना था। आगे बस वैल्यूज पुट करने वाला काम है, इसलिए वो डिटेल्स पे नहीं जा रहा।
उसके बाद आ जाता है चैप्टर 15। अब ये असल में सही में सब्जेक्टिव टाइप भी इम्पोर्टेंट है, तो ये ज़रा ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाला है। वो बोला बेशक सरसरी सा खाली एमसीक्यूज़ के अंदर ही आते हैं कि यार ये क्वांटिटीज़ हैं, ये फाइंड करके दो, या फिर कोई बच्चों वाले हैं फालतू से एमसीक्यू आ जाते हैं ये इस वाले चैप्टर में। लेकिन पूरे पूरे टॉपिक की डेरिवेशंस वगैरह भी आ सकती हैं, लॉन्ग भी आएंगे। तो ऑसिलेशंस का जो चैप्टर है, इसके अंदर सबसे जो मेन फार्मूला है ना, जो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो तमाम दूसरे फार्मूले हैं जिससे डिराइव हुए हैं, वो यही मेरा ख्याल है एक फंडामेंटल सा फार्मूला है जो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है किसी भी बॉडी की जो SHM के अंदर है एक गिवन टाइम के अंदर। ठीक है, तो ये टाइम का एक फार्मूला, सॉरी टाइम का एक फंक्शन है। तो ये x इक्वल्स एक्स एम एम्पलीट्यूड है, कॉज ओमेगा टी प्लस फाई बेसिकली है ऑफसेट, समझ लो कि आपका कहाँ से शुरू हुआ। अगर ये अमूमन ये ज़ीरो ही होगा, मतलब अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन A से शुरू हो रहे हो, अभी आपने कोई भी ऑसिलेशन नहीं की, तो ये ज़ीरो होगा। लेकिन जैसे जैसे आप मतलब शुरू, फ़र्ज़ करो आपका सिस्टम शुरू ही यहाँ पे हुआ है कोई मीन पोजीशन से, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे 90 डिग्रीज़ आ जाएगा। इसी तरह से ओमेगा टी है, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी आपको पता ही है टाइम। तो इसको ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव जो है ना, इसको कलेक्टिवली फेज़ कहते हैं। तो अगर आपको किसी सवाल में पूछा जाए ना फ़ेज़ फाइंड करो, तो वो ये होगा। उसके अलावा वेलोसिटी एट टाइम टी, ये उसी को हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें ये मिल गया। आपको पता ही है कॉज को आप करो डिफ्रेंशिएट तो माइनस साइन आता है, और जो ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ होती है उसका भी डिफरेंशियल लेना होता है आपने, तो ये ओमेगा इसलिए वहाँ पे आया हुआ है। इसी तरह से हम एक और बार डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो ये ए ऑफ टी बन जाता है इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और आगे एक्स वाला ही सारा फॉर्मूला, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद ये फंडामेंटल बातें तो हो गई, वैसे एक और फिर बेसिक सी बात आ जाती है कि जो हुक्स लॉ है वही एफ इक्वल्स माइनस के एक्स, जो सदाबहार चलता आ रहा है आपका स्प्रिंग वाले सिस्टम के अंदर SHM वाले। तो के जो है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग हो गई, एक्स हो गया आपकी करंट डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, आपको अगर रिवाइज करना है तो इस स्क्रीन पे पढ़ें। ओमेगा इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, फिर टी जो है टाइम पीरियड का है, और ये ओमेगा का दूसरा फार्मूला है। और ये जो 3 फार्मूला है ना, असल में इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल मेरा ख्याल है काफ़ी आसान है, उसके अंदर यही ज़्यादातर चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो उसके बाद आ जाता है सिंपल पेंडुलम का टॉपिक। अच्छा, इस टॉपिक के ना कोई मुझे सैम्पल प्रॉब्लम्स या कोई मुझे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स मार्क हुई भी नज़र नहीं आए। मतलब जो ईमेल आई थी ना कि यार ये प्रॉब्लम्स होंगी आपके पेपर के अंदर इंक्लूडेड, इस किस्म की आएंगी, तो उसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं थी। लेकिन जो टॉपिक्स की लिस्ट थी ना, उसके अंदर ये नाम लिखा हुआ था। तो पढ़ ही लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। खैर, तो ये सीधा टॉक का फॉर्मूला लगाया R/F, तो R इसके अंदर हो गया -L, ठीक है, क्योंकि वो बस डायरेक्शन डिफरेंट है। और FG sin थीटा आ गया उसकी फोर्स, क्योंकि इसके अंदर भी वही कंपोजिशन की है ना FG की, सॉरी कंपोजिशन के अंदर क्या कहते हैं उसको, रेजोल्यूशन, सॉरी हाँ रेजोल्यूशन की है ना उसको XY कंपोनेंट्स के अंदर। तो FG cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो T के साथ कैंसिल हो रहा है, और FG sin थीटा वाला है वो असल में आपकी एंगुलर जो सर्कुलर मूवमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए टॉक के अंदर भी वही फॉर्मूला के अंदर भी वही यूज़ हो रहा है। अच्छा, टॉक का एक और फॉर्मूला भी होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन वाला। तो इन्होंने इनको बस कंपेयर किया, तो ये आगे से डेरिवेशन की हुई है थोड़ी सी कि एंगुलर बस एक्सेलरेशन को आइसोलेट कर दिया, तो -mgl/I होल इंटू थीटा बन गया। अब एक और फार्मूला होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, मेरा ख्याल है -ओमेगा² थीटा, तो उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने ओमेगा भी निकाल लिया, और फिर शो किया कि ओमेगा, और इसी की बेसिस के ऊपर उन्होंने फिर वो टाइम पीरियड का फार्मूला निकाला हुआ। तो इसके अंदर यही बातें हैं और कोई ख़ास बात नहीं है। ये फार्मूले कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुए वैसे किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, लेकिन ये टॉपिक का नाम इंक्लूडेड था तो मैंने इसलिए कह दिया, क्योंकि हो सकता है कि कोई डेरिवेशन आ जाए, कुछ आ जाए। खैर, आगे टॉर्शनल पेंडुलम भी ऐसा ही टॉपिक है जो बहुत कम इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में, लेकिन ग्रुप में पता नहीं क्यों सारे लोग ऐसे लगे हुए जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। टॉक के अंदर अच्छा, जैसे कि हुक्स लॉ था ना, F इक्वल्स -kx, ये उसका ही एंगुलर इक्विवेलेंट है। तो F की जगह टॉर्क आ जाता है, K की जगह कैपा आ जाता है, और X की जगह मतलब नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की जगह आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मिल जाती है। तो आप ये काफ़ी आसान है फॉर्मूला याद रखना। उसके अलावा
टाइम पीरियड है, तो उसके अंदर मास की जगह बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, जैसे हमेशा सर्कुलर मोशन में आता है, और के की जगह कैपा आ गया। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली टॉर्शनल पेंडुलम अगर आपको सही से पता नहीं है होता क्या है, तो वो बेसिकली यही है कि ये एक सस्पेंशन वायर है, साथ ये एक डिस्क सी लगी हुई है। आप इसको रोटेट करते हो ना एक साइड पे, तो वो तार के ऊपर थोड़ा सा खिंच पड़ता है, तो वापस वो दूसरी तरफ वापस मुड़ता है ना, तो ये जो आगे पीछे होता रहता है, घूमता रहता है ना, रोटेट करता रहता है। तो यही एसएचएम की एक एग्जांपल उन्होंने शो की हुई, एंगुलर एसएचएम की। तो आपको ये सवाल हम हमारी क्लास के कुछ लोग थे, उन्होंने मैम से पूछा था कि मैम ये किस तरह से आ सकते हैं। उन्होंने मतलब ईमेल में ही कहा था कि अगर आपको आ जाए ना, तो आपने बस मतलब डायग्राम बना के चीज़ें लेबल कर देनी है, और जो बेसिक बेसिक फॉर्मूला ये लिख देना है, और इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। वैसे तो मेरा ख्याल है ये नहीं आएगा। खैर, उसके अलावा ये मेरा ख्याल है एक अच्छी प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम 11 है ये। तो इसके अंदर हमें गिवन है K1 और K2 जो कि दोनों बराबर हैं मैग्नीट्यूड में, और साथ ये एक मैस के साथ अटैच्ड है, और हमें मैस भी पता है। तो आप डायग्राम देख सकते हो कि एक स्प्रिंग लेफ़्ट पे, एक स्प्रिंग राइट पे है, और हमने फाइंड क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी करनी है। तो पहले हम इसके लिए करेंगे ओमेगा फाइंड। तो ओमेगा का हमें फॉर्मूला पता है, स्क्वायर रूट K/M। अब मसला क्या है, के कौन सा हम लगाएं, कि दोनों ऐड कर दें या क्या होएगा। तो इसके अंदर जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस होती है ना स्प्रिंग की, बेसिकली उसका जो है ना सिस्टम, वो ये है। राइट साइड पर आप डब्बे में देख सकते हो कि पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर रेसिप्रोकल्स को ऐड किया जाता है, और जब सीरीज़ में हो ना, तो फिर उनको सीधा सीधा ऐड कर दिया जाता है। अच्छा, कुछ लोग ना एक ही लाइन में मतलब देख रहे हैं कि यार बैक टू बैक तकरीबन दिखने में लग रहे हैं कि लेफ़्ट पे है एक राइट पे, तो कहते हैं सीरीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये असल में पैरेलल अरेंजमेंट है इस वक्त जो आप देख रहे हो। इसकी वजह ये है कि ये मुख्तलिफ स्प्रिंग्स हैं। ये तक उसी तरह से बिहेव करेगा कि एक स्प्रिंग लेफ़्ट साइड पे नीचे को लगा हुआ है, और एक स्प्रिंग लेफ़्ट साइड को ऊपर को लगा हुआ है। ये दो अलग अलग स्प्रिंग है। सीरीज़ में सिर्फ तब कंसिडर होता है अगर एक ही तार उसके साथ जा रही हो। अगर एक ही तार में पहले एक स्प्रिंग होता, उसका थोड़ी गैप होती, फिर दूसरा स्प्रिंग होता, और उसके बाद मैच के साथ लगा होता ना, तो फिर ये सीरीज़ वाला फॉर्मूला यूज़ होना था। ये सिर्फ तब के लिए। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर जब आपके लेफ़्ट पे भी लगा हुआ है, राइट पे भी लगा हुआ है, तो दो अलग अलग स्प्रिंग कंसिडर हो रहे हैं, ये पैरेलल अरेंजमेंट में आ गए। तो इसके अंदर जो आपने जो इक्विवेलेंट यहाँ पे लगेगी के की वैल्यू, तो उसके लिए वो आप रेसिप्रोकल्स को ऐड करके फिर से रेसिप्रोकल ले लोगे आंसर का। खैर, आगे बस ओमेगा इक्वल्स 2πf का फॉर्मूला लगे तो एफ़ निकल गया। तो मेजर इसके अंदर बात यही थी कि स्प्रिंग्स का जो कांस्टेंट होता है वो कब कौन सा होएगा। खैर, अब आगे चैप्टर नंबर 23 आ जाता है इसके गॉसेस लॉ। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक मतलब छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने मतलब खैर 17 मिनट है, इतनी भी छोटी नहीं है। तो शुरू से लेके आखिर तक जो मुझे टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने वो साथ बताए, और सैम्पल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया हुआ है। इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर मेरा ख्याल है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बस वो सिलेंड्रिकल जो सिमेट्री है, जो इस तरह की सिमेट्रीज़ हैं, वो वाली कर लो, और जो गॉसेस लॉ मतलब अच्छी तरह से आपको आता हो यूज़ करना। तो अगर आप उसकी डेरिवेशंस वगैरह करोगे ना, जो अगर आपको करनी चाहिए, मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट है चैप्टर। जैसे कि E=λ/2πε0 R वाला फार्मूला जो है सिलेंड्रिकल सिमेट्री का, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है प्रॉब्लम्स के अंदर। तो वो आप लोग ज़रूर कर लेना, लेकिन मैं फिर से नहीं करने वाला, वरना तो अगर मैं इसकी भी स्लाइड्स बनाने बैठता ना, तो ये वीडियो कभी निकलनी नहीं थी, पेपर के बाद ही आनी थी आपके पास। लेकिन ये एक स्पेसिफिक सवाल है जो मैंने उस वीडियो के अंदर कवर नहीं किया था, लेकिन मुझे कुछ 4 लोगों ने मुझसे पूछा है उसके बारे में, तो मैंने कहा इधर भी कवर कर दूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 21 यही कहता है कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर है जिसका नेट चार्ज गिवन है, ठीक है, और उसके अंदर एक कैविटी है, मतलब एक आप 3D शेप इमेजिन करें, जो अंदर से हॉलो है, आपके दिल की तरह, फास्ट के स्टूडेंट। उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, हमें उसकी वैल्यू पता है। तो अब हमसे पूछी 2 बातें गई हुई हैं, कैविटी वॉल के ऊपर जो चार्ज है, और जो आउटर सरफेस के ऊपर जो नेट चार्ज, नेट तो नहीं, जो आउटर सरफेस पे चार्ज है। इसके लिए हम 2 हिस्से, तो पहला जो हिस्सा है जो कैविटी वॉल वाला, उसके अंदर हम सिंपल रूल यही लगाएंगे कि एक बेसिक फंडामेंटल आप प्रॉपर्टी समझ लो जो हमें पिछले ये इसके अंदर मैंने कवर की थी, कि आइसोलेटेड अगर कंडक्टर हो ना, तो उसकी जो अंदर जो रीजन है ना, वहाँ पे जो इनक्लोज चार्ज होएगा वो ज़ीरो होगा। सारा जो चार्ज होता है ना, वो ना आउटर सरफेस पे चला जाता है, तो अंदर से वो न्यूट्रल होता है। और इसका प्रूफ अगर आप पूछो यार कैसे है, तो वो
उन्होंने मेरे ख्याल किताब में इस तरह से कुछ लिखा हुआ है कि अगर ऐसा ना होता ना तो फिर अंदर हमेशा हम करंट ऑब्जर्व कर रहे होते कि चार्जेस मूव कर रहे हैं या इस तरह से कुछ बिहेवियर होता जो हम नहीं कर रहे, तो इस तरह की बोंगी थी। खैर इसके अंदर यही बात है कि जो इनक्लोज चार्ज है ना इस एम्पेरियन कह रहा हूँ गॉसियन सरफेस का, ये जो ग्रीन के अंदर गॉसियन सरफेस है, रेड के अंदर आप जो चार्ज पड़ा हुआ था अंदर, हाँ हाँ अच्छा है मैं ये इसके बारे में बता दूँ, ये जो डायग्राम है तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है उसके अंदर पार्टिकल पड़ा हुआ है और उसकी जो कैविटी की वॉल्स है ना उसके ऊपर यूँ नेगेटिव चार्ज उससे अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आप अगर आप इसके इर्द गिर्द एक गॉसियन सरफेस बनाते हो जो इस सब को कवर कर रहा है, जैसे मैंने ग्रीन में बनाया हुआ तो ये जो इसका नेट इनक्लोज चार्ज होगा ना वो ज़ीरो होगा और वो वही आइसोलेटेड कंडक्टर वाली शर्ट है। इसकी कोई ख़ास मुझे इतनी अच्छी एक्सप्रेशन नहीं मिली, लेकिन यही रूल इस्तेमाल हुआ है काफ़ी ज़्यादा सवालों में, तो रट्टा ही मार लो इसका। उसके अलावा क्यू इनक्लोज इक्वल्स, हमें पता ही है कि इनक्लोज इसके अंदर दो ही चार्जेस हैं, एक जो वॉल्स हैं, वॉल्स के ऊपर जो चार्ज है नेगेटिव ब्लू के अंदर है और जो रेड में पॉजिटिव चार्ज है। हमें क्यू इनक्लोज की वैल्यू पता है ज़ीरो है, हमें क्यू पी जो पार्टिकल है उसकी वैल्यू गिवन है सवाल के अंदर, तो सी डब्ल्यू जो है हमें इससे पता चलेगा कि असल में -3 माइक्रोकूलम के बराबर आ रहा है। उसके बाद बी पार्ट है इसका, उसके अंदर पूछा गया कि आउटर सरफेस पे कितना। अच्छा इसके अंदर जो हमें नेट चार्ज दिया हुआ है ना आइसोलेटेड कंडक्टर का, इसके अंदर वो पार्टिकल नहीं इंक्लूडेड, ये खाली उसकी बॉडी को इंक्लूड कर रहा है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है इस काम कि हम क्यू नेट इक्वल्स क्यू, क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से चार्जेस हैं, एक जो आउटर सरफेस पे होंगे और दूसरे जो कैविटी की वॉल के अंदर है, तो कंडक्टर के तो यही चार्जेस हैं ना इस वक्त। अंदर पार्टिकल को इग्नोर करो, वो इस पार्टिकल से बाहर एग्जिस्ट करता है, मतलब मसलन अगर एक कंट्री है जिसके अंदर एक छोटी कंट्री है तो वो असल में वो कंट्री उसके अंदर तो नहीं है ना, इस तरह से ही है, तो उसकी जीडीपी अलग जीडीपी, ये इस तरह से समझ लो। क्यू नेट जो है फिर इसलिए हम कहेंगे कि जो 10 माइक्रोकूलम दिया हुआ था इक्वल टू जो कैविटी वॉल्स का हमने फाइंड किया था पिछले सवाल में प्लस जो हमने फाइंड करना है इस पार्ट में आउटर सरफेस, तो ये सिंपल सी बात है। उसके बाद अगला चैप्टर आ जाता है कैपेसिटेंस का, चैप्टर नंबर 25। इसके अंदर जो शुरू में बेसिक सी बातें हैं वो जल्दी से बात करते हैं ताकि असल में मेजर जो मीट है उसके ऊपर ही पहुँच सकें। जो कैपेसिटर है ना उसकी चार्जिंग की कंडीशन ये होती है कि जो दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है ना वो अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर हो जाए, तब वो अपनी मतलब मैक्सिमम चार्जिंग के बराबर आ जाएगा। और आगे यही वही वाला फार्मूला क्यू इक्वल सी वी, ये भी इस्तेमाल होता है इन चीज़ों में, इस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर चार्जिंग से रिलेटेड। उसके बाद ये आ जाता है कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का जो अल्टरनेटिव जो टर्म्स हैं, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी वाला फार्मूला जो है इसकी जगह, ये तो मतलब हमें, क्योंकि जो सी है वो ना क्यू पे डिपेंड करती है ना वी पे, क्योंकि क्यू बढ़ेगा तो वी बढ़ जाएगा, क्यू कम होएगा तो वी कम हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहती है इनके मुतालिक। लेकिन अगर हम एरिया बढ़ा दें या क्या नाम है प्लेट के बीच में सेपरेशन बढ़ा दें कम कर दें तो इससे इफ़ेक्ट होती है कैपेसिटेंस। तो इसकी जो डेरिवेशन है वो ये है कि शुरू के अंदर हमने गॉसेस लॉ अप्लाई किया है, तो उसके लिए गॉसियन सरफेस हमने रेड में बनाया हुआ है, तो ये क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई ए बन गया। अब आगे ये वी इक्वल्स ई डी वाला फार्मूला जो है ये हमें हम कोई किसी ऐसे चैप्टर में से नहीं है जो हमें पहले पढ़ाया गया हो, लेकिन खैर वैसे आपने शायद मैट्रिक में पढ़ा ही होगा, लेकिन खैर ये कुछ चैप्टर में 21 से 22 से है। ये बस v इक्वल्स ई डी का जो इंटीग्रल होता है हमने सॉल्व किया तो ई डी मिल गया। तो अब हमने q इक्वल सी वी जो हमारे पास पिछला कैपेसिटेंस का फंडामेंटल फार्मूला है उसके अंदर हमने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं q की जो हमें गॉसेस लॉ से मिली हैं और v की जो हमने ई डी के साथ इक्वल करके पुट किया, तो ये हमारे पास आ जाता है ई ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल सी ई डी, तो ई आपस में कैंसिल हो गए, इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमें कैपेसिटेंस मिल गई। अच्छा और इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वैसे तो मेरा ख्याल है पेपर में दिए होंगे कांस्टेंट्स, लेकिन अगर किसी को रट्टा मारने का शौक है कोई ज़्यादा ही और कोई ज़्यादा ही पैरानॉइड है तो फिर वो यहाँ पे नीचे वैल्यू लिखी हुई है कांस्टेंट की, अगर याद करनी है तो कर लो। उसके अलावा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, क्योंकि काफ़ी किस्में होते हैं, ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब आ जाती है बात सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की ना, इस कुत्ते पर रोक। अच्छा क्यू इक्वल्स ई ए एप्सिलॉन नॉट जो है ये गॉसेस लॉ से ही हमारे पास वो स्टेटमेंट आई हुई है उसकी, हमने सॉल्व किया तो
उसके बाद हमने बस एरिया जो है इसका गॉसियन सरफेस का जो एरिया है, ये लाल के अंदर हमारा गॉसियन सरफेस है। चलो ऐसे मैं डायग्राम पहले ही बता देता हूँ इससे पहले कि हम मैथ के अंदर घुसें। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो होता है ना, इसकी शेप आप वो छोटी वाली डायग्राम में देख सकते हो कि इस तरह से होती है। जो अंदर वाला सिलेंडर है उसका रेडियस हमने ए नाम दिया हुआ है, बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका नाम, उसका जो रेडियस है हमने उसको बी का नाम दिया हुआ है, और जो आर है वो हमारे गॉसियन सरफेस का रेडियस है। अंदर को पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर को नेगेटिव चार्ज होता है बाय कन्वेंशन, हमेशा ही मेरा ख्याल है। तमाम जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्री वगैरह में, हमेशा पॉजिटिव अंदर होता है, बस कन्वेंशन है। उसके अलावा ये जो है Q इक्वल्स E एप्सिलॉन नॉट, जैसे मैंने बताया था गॉसेस लॉ की वजह से आया है। तो ये जो एरिया है, आपको पता है गॉसेस लॉ के अंदर ज़रूरी होता है कि आप गॉसियन सरफेस बनाओ, तो ये जो एरिया होता है गॉसियन सरफेस का ही क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो यहाँ पे 2πr/L जो है ना, मतलब 2πr तो हमें वो मिल जाता है ना इसका पेरीमीटर, इस लाल वाली लाइन का, और जो L है वो उसकी वो सिलेंडर की जो हाइट है उसके बराबर है, तो उसके साथ साथ जा रहा है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें इस तरह से पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमने Q की वैल्यू निकाल ली। अब हमने इसको रीअरेंज किया तो E के लिए हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब ये जो V इक्वल्स E ln/b/a वाला जो है ना, ये मैंने एक सेकंड ज़रा, इसके लिए ना वो था ED, ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ ये लंबी बात है, इंटीग्रल्स वगैरह निकालने पड़े। चलो इसे कर ही देते हैं, यहाँ पे होगा, निकालता हूँ कैपेसिटेंस ये रहा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि Q शुरू के अंदर वही वाली बात Q ओवर 2π/ε0 जो हमने रीअरेंज करके इक्वेशन बनाई थी यहाँ पर। उसके अलावा ये जो V है ना, हमने इसको जो V इक्वल्स ED वाला फार्मूला ये वही है। तो ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर है, लेकिन हम करते हैं असल में पॉजिटिव टू नेगेटिव, सर नहीं नेगेटिव टू पॉजिटिव ही करते हैं, सॉरी। तो E की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो -Q ये वगैरह ये कांस्टेंट हिस्सा था। R जो था वो डिपेंड, उसकी ये लाइन ऑफ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ज़्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा, लेकिन बता ही देता हूँ। लाइन ऑफ इंटीग्रेशन जो होती है ना, वो ये जैसे ग्रीन के अंदर नज़र आ रही है ना आपको, ये वही है। इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव है, वो B कह लो, और जो एंडिंग पॉइंट है वो A है। तो हमने यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है इस इंटीग्रल के अंदर, फ्रॉम B टू A dr/r। ये जो नीचे वाला जो R है ये वाला R है, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, बेसिकली आपको पता ही है कि ये जो क्या नाम है, इस तरह का इंटीग्रल अगर आपके पास फॉर्म में हो तो आप वो क्वोशंट रूल लगा सकते हो, तो आप सीधा सीधा ln/r निकाल लोगे। अब इसको जब एवेल्यूएट करोगे ln/r को फ्रॉम B टू A, तो बन जाएगा ln(a) माइनस ln(b). तो उसको हम जब करेंगे ना, क्या नाम है, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो लॉग्स आपस में एक ही बेस के हों, माइनस हो रहे हों, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वो A/B हो जाए, ln(a) माइनस ln(b), ठीक है। तो ये माइनस का जो साइन है वो उसको बस A/B, ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं उनके लिए जिनको इंटरेस्ट है। डेरिवेशन मुझे नहीं पता आती है या नहीं आती, लेकिन इसकी ये लॉजिक है। तो वो डायरेक्ट ही यहाँ पे छलांग मारी हुई थी, तो मैंने कहा बता ही दूँ क्योंकि अजीब लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। खैर, इंटीग्रल्स में फंसने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बस ये फार्मूला, ये जो डिराइव हुआ हुआ V तो हमने निकाल लिया है वो ED वाले काम से। तो ये बस हमने Q इक्वल CV के अंदर हमने पुट किया, तो V की वैल्यू यहाँ पे आ गई, E की वैल्यू जो हमने ऊपर से निकाली थी वो वाली पुट हो गई। अब ये सारे जो रीअरेंज करेंगे तो हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। अगर आपकी फ़िज़िक्स वगैरह वीक है, आपके लिए बस सुनने वाली बात यही है कि आपने फार्मूला याद करना, ठीक है। 2πr/ε0 L/n/b/a। तो ये B जो है, फिर से वही बताऊंगा कि आउटर वाली रिंग है, और A जो है वो इनर वाली रिंग है। खैर, ये प्रॉब्लम्स में आता है मेरा ख्याल है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के एक तो प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज के अंदर। उसके अलावा आ जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। ये मेरा ख्याल है उसके कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा आसान है, उसके अंदर इंटीग्रल्स में इतना भी नहीं फंस रहा, नेचुरल लॉन्ग नहीं आ रहा। खैर, Q इक्वल्स ε0 E, ये फिर से गॉसेस लॉ लगा। अब यहाँ पे A जो होगा ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होएगा, जो कि 4πr² होता है।
तो अब इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो ये एक फेमिलियर सी इक्वेशन बन जाती है जो हमने वो कूलम्स लॉ वाली बन गई है। तो अब हम v इक्वल्स ई डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। तो ये इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी भी वैसे इन्होंने डायग्राम यही वाली बनाई हुई है। खैर अच्छा, माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर चला जाएगा, और इसके अंदर ओवर आर स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे भी फिर वो पावर रूल लग रहा है ना, तो ये आर ओवर आर बन जाएगा। और ये फिर आप देख सकते हो कि ये उसको बाद में वैल्यूएट किया फ्रॉम बी टू ए, तो 1/a माइनस 1/b बन गया। अब इसको इक्वल किया है उन्होंने, उसको सॉल्व किया यार, आगे बेसिक सी मैथ है। तो एंड पे हमारे पास जो फॉर्मूला है ना स्फेरिकल कैपेसिटेंस का वो ये है, C इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी ओवर बी माइनस ए। अच्छा, यहाँ पे जो एक नोटेबल बात है जिन लोगों को मतलब डेरिवेशन वगैरह करने का ज़्यादा शौक है, वैसे करनी है इन चीज़ों की डेरिवेशन, मैं भी लगा हूँ करनी है ये। खैर डी एस इक्वल्स माइनस डी आर जो है ना, ये इसकी वजह ये है कि अच्छा शुरू के अंदर हमारे पास ई डी एस है ना, तो इसको हमने आर की टर्म्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आर वो अच्छा यार इस डायग्राम में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। आप जब इंटीग्रेट कर रहे होते हो तो आप ये देखो ना, बाहर वाली रिंग से अंदर वाली रिंग की तरफ आ रहे हो, ठीक है, माइनस से पॉजिटिव की डायरेक्शन में जा रहे हो और उनके छोटे छोटे हिस्सों के ऐड करी जा रहे हो। असल में इंटीग्रल यही होता है, अगर आपको आपकी कैलकुलस वीक है तो यही होता है। लेकिन जो आर है ना उसकी डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड्स, तो साइन ऑपोजिट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया। तो लाइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस टू पॉजिटिव, रेडियस रेडियली आउटवर्ड्स होता, तो ये माइनस के साइन की ये वजह है यहाँ पर। खैर ये फार्मूला जिन लोगों के सर के ऊपर से चली जाती है डेरिवेशन की बात है तो वो सीधे सीधे फार्मूला ही पढ़ लें, लेकिन मेरा ख्याल है वैसे ये जो 3 टॉपिक्स हैं ना, ये मेरा ख्याल डेरिवेशन में अगर आएगा तो किस तरह का आएगा। खैर कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर का एक टॉपिक है छोटा सा, उसके अंदर यही वाला फार्मूला यूज़ हुआ हुआ है, C इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ओवर बी माइनस ए, जो हमने पहले ड्राइव किया था। लेकिन इसके अंदर ना हम b को सपोज कर लेते हैं इन्फिनिटी के बराबर, क्योंकि हम कहते हैं जो दूसरा बाहर वाला स्फीयर है ना चार्ज्ड, वो बहुत दूर है, हम इस तरह से कहते हैं। इसकी वजह क्या है, कोई ख़ास मुझे टेक्स्ट के अंदर वजह नहीं पता चले। मैंने 2-3 बार पढ़ा पूरा पैराग्राफ, छोटा सा जो पैराग्राफ एंड पे लिखा हुआ है उसके अंदर कोई ख़ास वजह नहीं आई, एंड पे बस मुझे ये पता चला यार इनका ये फार्मूला निकल गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये इन्होंने b कॉमन लिया है ऊपर और नीचे, b कैंसिल किया है, b की वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर की है, तो ये a ओवर 1 बन गया है। a जो है वो रेडियस हो गया उस आइसोलेटेड स्फीयर का, तो इस तरह से बन गया सीधा सीधा कैपेसिटेंस इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। मैथ इसका ये है। ये मेरा मुझे नहीं पता कि क्यों इस तरह के बकवास टॉपिक डाल, खैर जो भी है आगे चलता है। असल अब टॉपिक आ गया, वो सारे खचते हैं। अब असल जो इस चैप्टर की जो मेन सवाल है ना उसकी तरफ हम आ रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले जो सवाल है। इसके अंदर सबसे पहले जो बेसिक बात है वो पैरेलल के अंदर अगर हो ना तो वो C इक्विवेलेंट इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। उसकी वजह मैथमेटिकल आपके सामने है, अगर आपको नहीं पता तो वो देख लो, ज़्यादातर को पता होगा इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा उसके। आगे बात है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज़, उसके अंदर रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं और आपको फिर रेसिप्रोकल जो मिलता है उसका आंसर का वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये तो मुझे समझ आ गया कि ये फॉर्मूले क्या हैं और कब अप्लाई होने हैं, लेकिन जब सवाल इस तरह का आता है ना पता नहीं चलता कि कौन सा सीरीज़ में है कौन सा पैरेलल में है। देखो ना C1 C2 से भी कनेक्टेड है, C3 से भी है, डिवीजन भी आ रही है, समझ नहीं आ रही, 2 लूप लगे हुए हैं। तो इसका हल क्या है? सबसे पहले ना इसको आपने ना शुरू हो जाना बैटरी अगर नहीं लगी तो ये टर्मिनल जो गोल से होते हैं उधर से शुरू हो जो एक से हम बॉटम वाले से होते हैं। ऊपर वाली अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो उसके अंदर जो बॉटम वाला जो सर्कल है V के जो नीचे एरो आ रहा है तो C3 जो लिखा हुआ है, हम सबसे पहले उसके साथ आते हैं, ठीक है, सीधा C3 है, अभी तक कोई डिवीजन नहीं आया बाहर में, तो मतलब ये सीरीज़ में है। आगे हम जाते हैं, एक चॉइस आ जाती है हमारे पास, एक जंक्शन है, डिवीजन आ रही है, तो इसका मतलब है कि अब जो आगे है ना एक पैरेलल कॉम्बिनेशन पाया गया, ठीक है, और अब जब ये 2 रास्ते वापस जाके मिल जाएंगे किसी पॉइंट पे तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ख़त्म होएगा। तो आप देख सकते हो कि C1 और C2 ये मैंने रीड्रॉ जब किया है इसको इसी सर्किट को, तो ये
असल में हमें अब ज़्यादा मतलब वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ये पैरेलल में है और आगे जाके फिर सिंप्लीफाई हो गया। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप सबसे पहले ना मतलब एक टर्मिनल को पकड़ लें, जब आपको जंक्शन नज़र आए समझो कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू हो रहा है, जब वो वापस जाके जुड़ जाएं तो इसका मतलब है कि वो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन वो वाला ख़त्म हो गया। और इसको जितनी बार रीड्रॉ कर सकते हो अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो करो रफ कागज़ के ऊपर, वरना आगे जाके भी एक सवाल आएगा उसके अंदर ज़रूरत पड़ती है। चलो अब इसी ये जो है ना डायग्राम, ये असल में एक्सरसाइज के सवाल की थी तो वो सॉल्व ही कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 11 है। इसके अंदर C3 जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया है, C3 जो है वो सीरीज़ में है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, जिसके अंदर C1 और C2 पाया जाता है। तो हमने जैसे पहले बात की थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है वो बस दोनों कैपेसिटर्स का सम हो गया, ठीक है। लेकिन जो सीरीज़ में होता है ना उसके अंदर रेसिप्रोकल्स का सम होता है ना, उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। तो ये इसका जनरल फार्मूला ये हो जाता है C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। तो यहाँ पे 1 2 की जगह 1 2 सॉरी C1 की जगह C1 2 आ रहा है और C2 की जगह C3 आ रहा है। खैर आप इसको लंबे तरीके से भी कर सकते हो अगर आपको ये देखने में मुश्किल होती है। खैर ये मैंने नीचे जो छोटा सा सर्किट बनाया है वो यही है कि मैंने जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसकी जगह पे रख दी है ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए कि अच्छा अब हम सीरीज़ की बात कर रहे हैं। उसके बाद अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि देखते हैं आपको कितनी समझ आई है इसके। अब इसके अंदर आप वीडियो पॉज करके कर ले सकते हो तो कर लो। आपने निकालनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए एक इक्वेशन, और आपको मतलब C1 C2 C5 आप ये सब सारी वैल्यूज़ पता है, ठीक है। लेकिन आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज़ में, आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में से सर्किट की निकाल के दिखानी है। तो आप पॉज कर सकते हैं जब तक पानी पिएगा। अच्छा, इसका सोल्यूशन ये है कि आप 2 और 3 तो वैसे ही नज़र आ रहा है कि यार सीरीज़ में है, तो आप उनको पहले सीधे सीधे करो। अब उसकी जगह पे आप लगाओगे तो नज़र आ रहा है कि C4 भी ना पैरेलल में है C2 3 के साथ, तो आप उसको ऐड कर लो। फिर 2 3 4 जो है उसकी जगह वो पैरेलल ख़त्म हो गया, जंक्शन ख़त्म हो गया, तो अभी उसकी जगह एक सीरीज़ में ही आ गए C5 के साथ। तो सीरीज़ में है तो फिर से वही गंदा वाला फार्मूला लगेगा। उसके बाद एंड पे एक ही चीज़ हो रह जाती है C1, और वो उसके साथ पैरेलल में है, ये वाज़ी नज़र आ रहा है। तो ये मतलब छोटे छोटे हिस्से में से एक्सपैंड करते गए हम, मतलब 2 3 हमें करीब करीब नज़र आ रहे थे, तो हमने कहा चलो ये सीरीज़, अब उसकी जगह हम एक कैपेसिटर लगा लेते हैं। फिर हमने C4 किया तो इस तरह से किया। अब सही वाला सवाल आने वाला, ये बेसिकली अगर आपको ये सवाल आ गया आपको पूरा चैप्टर आ गया, सिवाय वो कैपेसिटेंस की डेरिवेशंस के, वो आपको करनी पड़ेंगे अभी भी। खैर ये सबसे मेरा ख्याल मुश्किल सवाल है इस चैप्टर का। इसके अंदर आपको जो दी हुई है ना क्वांटिटीज़, वो हैं बैटरी का पोटेंशियल, C1 से लेके C6 तक तमाम कैपेसिटेंसेस, और आपने कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। उसके बाद एक कंफ्यूजिंग चीज़ आपके लिए होगी शायद अगर आपने पहले नहीं इस तरह के सवाल किए हुए, चार्ज और पोटेंशियल आपने निकालने हैं मुख्तलिफ प्लेट्स के, मुख्तलिफ कैपेसिटर्स के। अब सवाल है यार कि मतलब कैपेसिटेंस तो समझ आ जाएगी, किसी तरीके से मैं निकाल ही लूँगा, लेकिन ये चार्ज और पोटेंशियल का क्या तरीका है? तो इस सवाल का यहाँ पे होने का यही मकसद है कि ये भी समझ आ जाए। खैर सबसे पहले जैसे मैंने कहा था अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रीड्रॉ करें। तो अगर हम इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल की तरफ देखें, खाली ओरिजिनल वाले की तरफ इस वक्त देखो, तो ऊपर मैं जाता हूँ, राइट पे जाता हूँ, ठीक है, एक जंक्शन आ गई है, मतलब आगे अब जो मेरे सामने है वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर एक रास्ते पे C4 है, दूसरे रास्ते में आगे मैं जाता हूँ तो एक और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसके अंदर एक रास्ते में C2 है। आप ये नीचे भी अब देख लो कि पहले वो C4 था, अब नीचे C2 है, एक और पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। तो C5 और C3 हैं उसके साथ पैरेलल में लगे हुए। अब ऊपर वापस फिर से अगर देखो तो ये घूम के जो लाइनें आ रही हैं ना तकरीबन उसके साथ जा रही है। अब आप बीच में वाले हिस्से को भूल जाए, जो 4 लाइनें एक साथ अजीब सी हुई हुई हैं, उसको भी आप ना देखो बेशक। अब आप नेगेटिव वाली टर्मिनल की साइड से आओ तो आप देखोगे एक जंक्शन आती है, एक साइड पे C1 है, एक साइड पे C6 है। पता चल रहा है कि ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपस में। आगे अब जो बीच में है, ये जो मैंने लाल के अंदर सर्कल किया हुआ है अपने रीड्रॉन वर्जन में, ये मैंने सीधी लाइन क्यों लगाई हुई है? असल में तो आप देख सकते हो कि ये मतलब
कोई पूरे मतलब स्क्वायर बना हुआ है, तो मतलब जुड़ा हुआ है, अजीब सा ही है, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे जाएगी। इसकी वजह है, अगर आप पॉजिटिव की साइड से आ रहे हो ना, अगर आप दूसरे रास्ते पे चले जाओगे ना, आप वापस पॉजिटिव की तरफ ही जाओगे। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा उसने जाना ही नेगेटिव की तरफ है, तो इसलिए ये हमेशा उस साइड पे जाएगा। और अगर आप नेगेटिव साइड से आ रहे हो तो हमेशा आपने दूर वाली साइड पे जाना है, आपने वापस घूम के नहीं आना। क्योंकि अगर आप कहीं और मुड़ जाते हो, मतलब C1 की साइड पे मुड़ जाते हो, C6 की साइड पे मुड़ जाते हो, तो आप घूम फिर के वहीं पे चले जाओगे। लेकिन वो अट्रैक्शन जो हो रही होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो आपको खींच के दूर वाली साइड पे लेके जाएगी। तो इसकी वजह ये है कि ये जो लाल में मैंने किया हुआ ना सर्कल, उसकी ये वजह। खैर, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो वही वाली बात, हमें 3 और 5 नज़र आ रहे हैं एक साथ सीरीज़ में है, उसके हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली है। हमें नज़र आ रहा है 3, 5 और 2 जो हैं वो आपस में पैरेलल में हैं, तो हमने फिर C2, 3, 5 निकाल लिया। फिर 2, 3, 4, 5, अगर हम मतलब इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन जो बड़ा सा था, ये 2, 3 और 5 वाला, इसकी जगह पे मैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाता हूँ, तो C4 जो है वो उसके साथ पैरेलल में होगा। तो अब हम इसको भी ऐड कर देते हैं सीधा सीधा। फिर हम देख सकते हैं C1 और C6 जो है वो भी पैरेलल में है, तो उनको भी ऐड कर दिया। अब एंड पे जो दो बड़े बड़े जो ब्लॉक्स थे, ये आपस में फिर सीरीज़ में ही है ना, तो उनको मतलब सीरीज़ की तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले, तो हमें फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन गए। लेकिन अभी तक सवाल का मतलब कम मुश्किल तरीके हिस्सा ही हुआ काफ़ी लोगों के लिए। अब दूसरा स्टेप आने वाला। सबसे पहले एक और सिंपल सी चीज़ है कि आप नेट चार्ज निकालो। तो नेट चार्ज तो हम आराम से निकाल लेंगे, हमें पता कि U=CV फार्मूला होता है। हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा देते हैं इस पूरे सर्किट की जगह, और उसके ऊपर जो पोटेंशियल है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बैटरी का पोटेंशियल हमें सवाल के अंदर दिया हुआ था। तो हमें इस तरह से आराम से Q नेट तो निकल गया। अब आता है सही सवाल, V1 कैसे निकालोगे। आप देख सकते हो C1 पता नहीं कैसे कहाँ ही है, इसके अंदर ये क्या लॉजिक बनेगा। तो किताब के अंदर इस प्रोसीजर को डिस्क्राइब किया गया है, मतलब वर्किंग बैकवर्ड्स के नाम से, कि आप मतलब स्टेप्स उल्टे कर रहे हो। जैसे हम कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम छोटे से बड़े में आते हैं ना, बड़े से हम छोटे में आ रहे हैं, तो हम Q नेट से शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि जो लेफ़्ट पे बड़ा सा ब्लॉक है जिसके अंदर C4, C3, C5, C2 है, और जो राइट पे बड़ा सा ब्लॉक है C1 और C6 वाला, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है। अगर सीरीज़ में हो ना, तो चार्ज ने हमेशा लाजमी उसमें से गुजरना ही है, उतना जितना लेफ़्ट से गुजरा उतना राइट पे गुजरना, ठीक है। किरचॉफ्स पॉइंट रूल जो भी लगाना आपने कह लो। करंट जो है वो उतनी पास होनी है ना, कोई उसके पास दूसरा पाथ नहीं है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कि सीरीज़ में इस ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाएगा, लाजमी बात है। तो ये Q नेट के बराबर होंगे दोनों, Q2, 3, 4, 5 और Q16। ये इसका एक फंडामेंटल सी बात है। अगर आप ये काबिल गौर है, आपको अगर समझने में मुश्किल हो रही है तो आप इन चीज़ों पे गौर करो कि जो सीरीज़ के अंदर जब होता है ना, तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, मतलब कंपोनेंट टू कंपोनेंट। लेकिन जब अब हम आगे बात करेंगे कि अच्छा खैर वो बाद में बात करता हूँ अभी। V16 जो है हमने निकाला है, क्योंकि हमें V1 चाहिए ना, तो हम मतलब बड़े से छोटे में आ रहे हैं। पहले हम Q नेट से आए हैं Q16 पे, अब Q16 से हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं ताकि हम और छोटे लेवल पे जा सकें। तो हमने इसका पोटेंशियल भी निकाल लिया इस पूरे ब्लॉक का, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल गया। अब ये पैरेलल अरेंजमेंट में है, तो मतलब जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 में है उतना ही V6 में होगा, और उतना ही इसका कलेक्टिव होगा V16 का। तो हम इस तरह से V1 निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर अब हमें सारी क्वांटिटीज़ भी पता, हमने V16 निकाल लिया था, तो हमें V1 पता चल गया। अब अगर आपको इस सवाल समझने में मुश्किल हुई है तो टेंशन ना लो, क्योंकि अगले जो इतने ज़्यादा हिस्से हैं मैं सारे सॉल्व करूँगा, और सारों में आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगी। लाजमी मेरा ख्याल है आप लोगों को इस तरह के सवाल खुद भी सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी होते हैं मेरा ख्याल है, जिनकी प्रैक्टिस ना हुई हो। उसके अलावा ये D इसका पार्ट है, तो वो बस उन्होंने Q1 मांगा, V1 तो हमने निकाल लिया था, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं, Q=C1 V1। C1 सवाल में दिया हुआ है, V1 हमने पिछले हिस्से में निकाल लिया था। अब आता है सही सवाल, V2, ठीक है, मतलब कैपेसिटर 2 की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमने वो निकालनी है। तो फिर से Q नेट से शुरू करेंगे हम, तो वही वाली बात है, एक बड़ा सा ब्लॉक जो लेफ़्ट पे है और जो बड़ा सा ब्लॉक राइट पे है, उसका जो
चार्ज है वो उसके अंदर कांस्टेंट रहता है और वो असल में नेट चार्ज के बराबर होता है। ये सीरीज़ के लिए रूल है। तो लेफ़्ट साइड पे जो पूरा ब्लॉक है इसके अंदर जो 2 3 4 5 आ रहा है, इसकी जो इक्विवेलेंट अगर कोई कैपेसिटर लगा हो तो उसके अंदर से जो चार्ज गुजर रहा है ना वो क्यू नेट के बराबर है। तो मतलब हम एक बड़े पार्ट से छोटे में आ गए। अब फिर से हम इसका पोटेंशियल निकालते हैं। अच्छा, अब इसका पोटेंशियल निकालने की वजह भी है। आप देख सकते हो कि इस बड़े से ब्लॉक के अंदर ना पैरेलल अरेंजमेंट है। पैरेलल अरेंजमेंट है तो इसलिए हमें पता है कि पोटेंशियल C4 का जितना है उतना ही C235 का होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें 2 3 4 5 की निकालनी पड़ेगी ताकि हम ये पूरे जब पूरे ब्लॉक का निकालेंगे तो हम छोटे कंपोनेंट्स के भी पोटेंशियल निकाल सकेंगे क्योंकि वो बराबर होता है। ये पैरेलल का रूल है। जैसे सीरीज़ का रूल है ना कि Q बराबर रहता है, पैरेलल का रूल है कि V बराबर रहता है जब आप बड़े से छोटे में आ रहे हो। तो V2 3 4 5 हमने निकाल लिया इस तरह से। तो हम क्योंकि हमें Q2 3 4 5 की वैल्यू भी पता है कि Q नेट है और C2 3 4 5 हमने पहले निकाल लिया था। तो V2 3 4 5 जो है वो असल में बराबर होगा V2 3 5 के, क्योंकि वो पैरेलल अरेंजमेंट में 4 के साथ, तो दोनों के ऊपर इक्वल पोटेंशियल पड़ रहा होता है। वो असल में मतलब टोटल सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। इसी तरह से जो C2 पे पड़ रही होगी वो उतनी होगी जितनी C3 5 पे होगी, और वो उतनी ही होगी जितनी 2 3 5 पे होगी, और वो भी असल में उतनी ही है जितनी 2 3 4 5 है जो हमने पहले फाइंड की थी। तो इस तरह से हमने V2 3 4 5 तो पहले कैलकुलेट कर ली थी ना, तो V2 हम निकाल लेंगे। अभी भी समझ नहीं लगी, कुछ नहीं होता, अगले सवाल देख लो। Q2 है इसके अंदर, वो तो वही वाली बात होगी Q2 = C2 V2। अब अगला सवाल आता है V3 का। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तीसरे कैपेसिटर का, C3 का। तो वही वाली बात, Q नेट से हम 2 3 4 5 में आएंगे, एक बड़े कंपोनेंट से छोटे में आ गए क्योंकि यहाँ पे हमें पता चार्ज इतना ही होगा। फिर हम उसका पोटेंशियल निकालते हैं क्योंकि हमें पता है अब हम पैरेलल में आ रहे हैं तो इसके छोटे हिस्सों का इसके बड़े पोटेंशियल के बराबर ही होएगा। तो 2 3 5 जो होगा वो 2 3 4 5 के बराबर होगा, और जो C3 5 है ना वो भी बराबर होएगा C2 3 5 के, जो कि ख़ुद बराबर है 2 3 4 5 के। अब हमें पता चल गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 5 तक का। मसला अब ये है कि आगे सीरीज़ है, तो अब हम फिर से चार्ज की तरफ वापस आएंगे। तो चार्ज की तरफ वापस आने के लिए हम पहले चार्ज कैलकुलेट करेंगे 3 5 का। चार्ज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमें पता है कि सीरीज़ में है, तो जैसे हम पहले बड़े से छोटे में आए थे इसके अंदर भी 3 5 से हम 3 में आ गए, क्योंकि जितना चार्ज 3 5 में से गुजरेगा उतना ही 5 से गुजरेगा, उतना ही 3 से गुजरेगा। तो इस तरह से आप एंड पे फिर V3 = Q3/C3 वाला फार्मूला लगा के अपना पोटेंशियल निकाल सकते हो। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो काफ़ी मतलब इस तरह से शायद समझ ना आए, आपको खुद का मेरा ख्याल है पेन चलाना पड़ेगा इस वाले सवाल के लिए, लेकिन ये करो। मेरा ख्याल है इस तरह के सवाल आते होते हैं क्योंकि मतलब अगर कोई यार आपने देखे तो हैं वो अपनी तरफ से मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं, तो मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे तो यही आएंगे। और कौन से टॉपिक है ये वाले बच्चों वाले जो जैसे कि आई वगैरह। खैर अब आगे जो टॉपिक है वो है करंट और रेजिस्टेंस का। ये भी चैप्टर ऐसा है जो खाली ऑब्जेक्टिव में आना, ये सब्जेक्टिव में नहीं आना, खाली MCQs आएंगे इसके। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो गई I = डिफरेंशियल ऑफ Q ओवर डिफरेंशियल ऑफ T, ठीक है। अच्छा, उसकी एक इम्प्लीकेशन है कि Q जो है ना वो बराबर है I dt के इंटीग्रल के इवेल्यूएटेड फ्रॉम 0 to T। आगे इन्होंने साथ किताब के अंदर ये किरचॉफ्स पॉइंट रूल ही लिखा हुआ है, मतलब लेकिन बिना उसका नाम लिए, कि जितनी करंट जा रही है एक पॉइंट से उतनी ही उसके अंदर से निकलेगी। तो मतलब जो A पॉइंट है I नॉट उसके अंदर आ रहा है, तो और I1 और I2 निकल रहे हैं, तो I1 और I2 को जब सम करेंगे तो वो I नॉट के बराबर ही होगा। तो सिंपल सी बात है, जितनी करंट जा रही है उतनी आएगी। ये इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक सी बात है। आगे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, वो बस यही है, इसकी डेफिनेशन शेयर की हुई है कि I = इंटीग्रल ऑफ J डॉट प्रोडक्ट DA के साथ। अच्छा, अब आप नोट करो J जो है ना वो वेक्टर है, I वेक्टर नहीं होता लेकिन J वेक्टर है। और इसकी डायरेक्शन जो होती है ना वो करंट की डायरेक्शन में होते हैं। और ये आप राइट साइड पर देख सकते हो कि जो मतलब ये जो लाइन सी लगी हुई है ना पर्पल से, ये रिप्रेजेंट करती हैं करंट डेंसिटी को। ये स्ट्रीम लाइन सी जो होती हैं ना, जितनी ज़्यादा करीब होंगी उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी ऑब्वियसली, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं। खैर आपको ही बनानी नहीं पड़ेंगी मेरा ख्याल है, ये बस एम उन्होंने किताब में डाला हुआ।
जे इक्वल्स आई ओवर ए। अच्छा हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो होती है आपकी, अच्छा आप इमेजिन करो कि एक ये वायर है, ये जो आपके सामने जो बनी हुई है वो एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अब बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी, तो उसकी डायरेक्शन हम देख सकते हैं वो ब्लू एरो के साथ। तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, तो ये पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। अब इतनी बात हो गई, तो ये जो मूवमेंट है ना इन चार्जेस की, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसकी स्पीड को। ठीक है, मतलब इन चार्जेस की स्पीड को कहते हैं, चार्जेस की मूवमेंट की स्पीड को वी डी कहते हैं। और ये काफ़ी मेरा ख्याल तेज़ होती है। खैर ये डायरेक्शन आप देख सकते हो वो सारों की एक ही तरफ जा रही है, वी डी की भी, ई की भी और जे की भी। तो ये डायरेक्शंस वगैरह आपकी क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। उसके बाद अब हम एक रिलेशन है इसकी डेरिवेशन में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एमसीक्यूज़ में आएगा, लेकिन अगर किसी बंदे को याद रखने में आसानी होती है उसके लिए। तो सीधी सीधी बात है, जे इक्वल्स एन ई इंटू वी डी। इसके अंदर एन क्या है? जो छोटा वाला एन होता है ना वो होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और जो बड़ा वाला एन होता है ना वो होता है मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वही बात है, वे क्यू इक्वल्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है एलिमेंट्री चार्ज, फिर हमने उसकी जगह वो पुट की है एन, वो आपके सामने ही है यार, आपने डेरिवेशन पढ़नी तो पढ़ लो, डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको इंटरेस्ट अगर नहीं है तो जे इक्वल्स एन ई वी डी, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता। ये आगे इस्तेमाल होगा लाजमी, तो ये याद कर लो। उसके बाद अभी एक सैम्पल प्रॉब्लम आ जाती है। हमें दिया गया एक रेडियस आर, ठीक है, एक वायर है हमारे सामने ये ब्लू में, ठीक है, इसका रेडियस हमें पता है, और जो जे है ना वो यूनिफॉर्म है, मतलब इसकी जो करंट डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे एक जितनी है। और हमने इसके अंदर फाइंड जो करनी है वो है नेट करंट उस एरिया की जो इस लाल रिंग से बाहर है, मतलब R/2 का जो सर्कुलर रीजन है, इसके जो बाहर जो हिस्सा है ना वायर का, वो उसके अंदर से जितनी करंट निकल रही है हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता ही है आई इक्वल्स जे इंटू ए, ये बाय डेफिनेशन ऑफ जे है, जे भी हमें पता है, ए हम निकाल लेंगे। ए कैसे निकालेंगे? तो आउटर रीजन का जो एरिया है वो होता है टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ इनर रीजन। तो आप ये देख सकते हो कि हमें रेडियस तो पता है इस इनर रीजन का R/2 सवाल में ही दिया हुआ, तो हम इस तरह से ये इनर रेडियस निकालेंगे पहले, और उसके बाद बाहर वाला पूरा रेडियस निकालेंगे। पूरे रेडियस में से ये छोटा वाला रेडियस माइनस कर लेंगे तो हमें बाहर वाला रीजन मिल जाएगा। बाहर वाला रीजन मिल गया तो हमें उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया तो हमने बस फॉर्मूले में डाल दिया आई इक्वल्स जे वाले। जे की वैल्यू भी हमें पता दी हुई है सवाल के अंदर, जे है यूनिफॉर्म सी कोई वैल्यू है, मैंने लिखी नहीं कॉन्स्टेंट्स में, मुझे नहीं अच्छा लगता। आई इक्वल्स, तो ये सीधे सीधे फिर सॉल्व हो गया। अब इसी सवाल का ना बी पार्ट है, वो मेरे ख्याल ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर रेडियस आर तो दिया हुआ है, ठीक है, उसी तरह से सिचुएशन है, फाइंड भी वही चीज़ करनी है, लेकिन इस बार जो फील्ड है ना वो क्या नाम है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, करंट डेंसिटी जो है ना आपकी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक फंक्शन है रेडियस का, ठीक है, मतलब जितना आप बाहर जाओगे ना सेंटर से उतना वो चेंज हो रहा है। ये आप देख सकते हो AR² के बराबर है, ए एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी दी हुई है उन्होंने। तो उसके बारे में आप ना घबराओ, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप ये कब यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, मतलब ये चेंज हो रही है जितना आप रेडियस आप चेंज करोगे। तो अब ये पूरा सवाल ही डिफरेंट हो जाता है। अब इसके अंदर हम इंटीग्रल्स के अंदर खेलेंगे। पहले तो हम सिंप्लीफाइड वर्जन्स के साथ खेल रहे थे ना, क्योंकि उसके अंदर कोई इंटीग्रेशन आ नहीं रही थी। अब इसके अंदर इंटीग्रेशन की रेलेवेंस है। तो आई का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था J.dA वाला, कि इंटीग्रल ऑफ J.dA, तो क्रॉस इसका डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, तो डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये क्या नाम है J.dA ही बन गया, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शंस एक ही तरफ हैं। मतलब इलेक्ट्रिक जे की आपको पता है डायरेक्शन होती है करंट की तरफ, और एरिया वेक्टर की होती है मतलब आउटवर्ड्स। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो हम देख रहे हैं, वायर का जो मुंह हमारी तरफ हुआ हुआ है, ये हमारी तरफ ही आएगा ना एरो, और करंट भी हमारी तरफ ही आ रही है। तो इस तरह से ये इनकी डायरेक्शन एक ही है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो J.dA ही होगा। अब जे की जगह उसकी वैल्यू आ गई, जो फंक्शन था AR², तो AR²DA जो है, अब इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? हमें पता है कि R की वैल्यू चेंज हो रही है और एरिया के साथ, एरिया के छोटे छोटे हिस्सों के साथ, तो फिर हम इसको ना R की टर्म्स में लिख लेंगे। तो एरिया हमें पता है πr² के बराबर होता है, आप राइट साइड में बॉक्स की तरफ देखोगे तो
तो हमने दोनों साइडों पे डिफरेंशियल लिया, तो डी ए इक्वल्स पाई, पाई कांस्टेंट था, तो डिफरेंशियल ऑफ आर स्क्वायर आ गया, तो हम पावर रूल लगाएंगे तो 2r dr मिल जाएगा। तो बस 2 पाई आर डी आर जो है ना वो डी ए को रिप्लेस कर देगा इस इक्वेशन के अंदर। तो और ये अब आप देख सकते हो कि हम हमारे जो इंटीग्रल है उसके पास अब लिमिट्स भी आ गई हैं, r/2 से r तक है ये अब जा रहा। तो जैसे हमारी सवाल की रिक्वायरमेंट थी r/2 से लेके r तक जा रहा। तो 2 पाई ए ये जो है ना ये कांस्टेंट्स हैं इसलिए बाहर निकल गए। तो हमने बस आर स्क्वायर को इंटीग्रेट, सॉरी आर क्यूब हो जाएगा ना, आर स्क्वायर और वो जो दूसरा वाला आर है उसको मल्टीप्लाई किया तो आर क्यूब डी आर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो r³/4 हो जाएगा। अब इसको हम जब इवेल्यूएट करेंगे r/2 से r तक तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा फाइनल अपना। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसकी फिर से समरी मैं यही कहूँगा कि शुरू के अंदर हमारे पास इंटीग्रल था जे डी ए, हमें जे की वैल्यू पता थी आर की टर्म्स के अंदर, आर की वैल्यू चेंज हो रही थी एरिया के छोटे छोटे हिस्सों के साथ, डी ए तो यही होता है ना छोटा छोटा हिस्सा। तो हाँ, उसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, आर की टर्म्स से पूरी इक्वेशन आ गई, इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया। अब आगे इसी चैप्टर के अंदर हैं कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस आपने पहले भी पढ़ी होंगी। रेजिस्टेंस की बाय डेफिनेशन ही इसकी आइडेंटिटी यही है V/I, ठीक है। इसी तरह से रेजिस्टिविटी जो है आपके दिमाग में जो भी पहले डेफिनेशन या भूल जाओ, आपके बस ये हो कि आपने रेजिस्टिविटी का नाम सुन लिया ना तो ये E/J की बात हो रही है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। कंडक्टिविटी होती है इसी तरह से, वो उसका रेसिप्रोकल होती है। वैसे कंडक्टेंस भी होती है लेकिन वो किताब में लिखी, तो वो भी रेजिस्टेंस का ही ऑपोजिट होती है, रेसिप्रोकल होती है। खैर ये मैंने बिना वजह की डेरिवेशन इसकी की हुई थी, मुझे बाद में जाके याद आया था कि चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है वो सब्जेक्टिव में। इसके अंदर याद रखने वाली बस ये बात है कि फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है R=ρL/A। तो रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो रेजिस्टिविटी की बेसिस पे, लेंथ की बेसिस पे और एरिया की बेसिस पे। तो ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस को। V और I नहीं करते, वो आपको पता ही है, I बढ़ेगा V बढ़ जाएगा, ओहम्स लॉ वाली बात होगी। तो वो जितना भी चेंज होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता R के ऊपर। अब अगला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो इसको याद रखने का जो मेरा तरीका था ना पुराने क्लास के अंदर वो ये था कि डेल्टा रेजिस्टिविटी मतलब चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो असल में इक्वेशन नीचे लिखी हुई है, वो तो ऊपर उस प्रोपोर्शनैलिटी है ना। असल में इक्वेशन ये है। अभी आपको किस तरह से आ सकता है सवाल, आपको एक्सरसाइज में मेरा ख्याल है नहीं आएगा, आपको एमसीक्यू में ये इस तरह से आ सकता है कि वैसे हो भी सकता है कि ये फॉर्मूला यूज़ करवा ही दें, लेकिन चांसेस कम ही लग रहे हैं। ज़्यादा यही होगा कि यार टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी, तो फिर हमें नज़र ही आ रहा है ग्राफ से भी कि ज़्यादा हो रही है। तो और इसकी वजह भी है ना कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो एटम्स जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी आ जाती है उनके अंदर, हीट एनर्जी आ जाती है ना, तो वो ज़्यादा तेज़ वो वाइब्रेट करते हैं, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है क्योंकि उसके फिर ऑपोजिशन ज़्यादा हो जाती है करंट की फ़्लो की, चार्जेस की फ़्लो के। तो उसकी असल मोलेकुलर वजह ये है। खैर इस तरह मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है ये आ सकता है, वैसे ये फॉर्मूला याद कर ही लो, ρ-ρ0 ये जो ए है ना ये पैरा वाला, इस ये है क्या नाम है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको। आगे बस वही वाली चेंज इन टेम्परेचर लिखा। खैर आगे ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ आपको पता ही है, V इज प्रोपोर्शनल टू R, और इसकी कंडीशंस ये होती हैं कि टेम्परेचर चेंज ना हो और फिजिकल कंडीशन ना चेंज हो मटेरियल की, मतलब टूट फूट ना जाए जो भी है। और बस R जो होता है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे आता है, तो रेजिस्टेंस ये होती है। ये आपको पता है बहुत जगह यूज़ होएगा V=IR। और ओहमिक मटेरियल्स और नॉन ओहमिक मटेरियल्स की बात होती है। ओहमिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनका ग्राफ तकरीबन इस तरह का दिखे। तकरीबन का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी असल में ओहमिक मटेरियल नहीं होता। ओहम के जो लॉ है ना वो एक आइडियल केस के लिए होता है। ओहम फुल्ली ओहमिक कोई मटेरियल नहीं होता। हमेशा ये ग्राफ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आती। उसकी वजह यह है चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है या फिजिकल कंडीशन हो जाती है, कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाता है जो इस तरह के मसले करते हैं। खैर अब इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स देख लेते हैं आगे जाने से पहले। सिंपल सी हैं इसलिए मैंने उसकी सोल्यूशन लिखना गवारा नहीं किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है, मतलब V जो है वो 3 नैनोवॉट्स है। 29 के अंदर मैं देख रहा हूँ। अक्रॉस 2 सेंटीमीटर लेंथ, अच्छा हमें लेंथ भी बता दिए, और कॉपर वायर है, ठीक है। मतलब L = 2 सेंटीमीटर, V = 3 नैनोवोल्ट,
और रेडियस इक्वल्स 2 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया कि 3 मिली सेकेंड्स के अंदर इसके क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज ड्रिफ्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। वी हमें पता है। अच्छा देखो ना, हमें वी पता है, हमें मतलब रेजिस्टेंस निकालने के इंग्रेडिएंट्स पता है, और हमें टाइम पता है। तो हमें पता है, और निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। तो उसका पता ही है आपको, आई इक्वल्स क्यू ओवर टी। ठीक है, टी भी पता है, आई निकल जाएगा वी इक्वल्स आई आर से। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो वही हो गया। एल भी हमें दी हुई है, ए भी हमें दिया हुआ है, और रेजिस्टिविटी कॉपर की नोन होती है। ठीक है, पेपर में अगर इस तरह सवाल आया ना तो लिखी होगी रेजिस्टिविटी कॉपर की भी। तो वो आर इक्वल्स रो एल ओवर ए वाले फॉर्मूले से आप अब रेजिस्टेंस निकालोगे। फिर हम वी इक्वल्स आई आर जो है उससे आप करंट निकाल लोगे। करंट निकालने के बाद आपने बस टी की वैल्यू पुट करनी है क्यू ओवर टी वाले फॉर्मूले में, तो आपको क्यू भी पता चल जाएगा। तो 29 हो गया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है। उसके अंदर इलेक्ट्रिकल केबल की बात हुई हुई है, जिसके अंदर 125 स्टैंड्स जा रहे हैं पैरेलल में। ठीक है, और उनकी सब की रेजिस्टेंस एक जितनी है। हर किसी स्टैंड की ना 2.65 माइक्रो ओहम रेजिस्टेंस है रिस्पेक्टिवली। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है क्योंकि पैरेलल में है। और जो टोटल करंट है ना वो हमें दी गई 0.750 एम्पेयर। अब हमसे पूछा कि करंट एक स्टैंड में कितनी है पहले। अच्छा, हमें पता है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो हर किसी की है 2.65 माइक्रो ओहम, और हमें वोल्टेज भी पता है कि हर किसी का एक जितना है। अगर वोल्टेज एक जितना है ना तो फिर इसका मतलब है कि जो जितना चार्ज जा रहा है, और मतलब कि V इक्वल्स आई आर होता है ना, V भी सेम है और R भी सेम है, तो हर स्टैंड के लिए करंट भी सेम रहेगी। ठीक है, अब करंट सेम है हर किसी के लिए, लेकिन हमें पता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी है ये नेट करंट अब हर किसी चीज़ के अंदर। तो ये हम इसको 125 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो हमें एक स्टैंड की करंट पता चल जाती है। अब आगे हमसे पूछा कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो अब हम वही करेंगे, Q इक्वल सी वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Q तो हमने एक स्टैंड का निकाल लिया, और हमें रेजिस्टेंस भी दी हुई है एक स्टैंड की। और फिर हम उसके अंदर जो वोल्टेज होएगा वो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि पैरेलल में है, हर किसी का एक ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर है। और एंड पे बस रेजिस्टेंस पूछी हुई है केबल की, तो वो आपको पता ही है सीरीज़ में और पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने के फॉर्मूला। खैर, मैग्नेटिक फील्ड का अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 28, वो मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर है। उसके अंदर फंडामेंटल्स का फॉर्मूला है एफ बी इक्वल्स क्यू वी इंटू क्यू वी क्रॉस पी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, मतलब साइन थीटा वाला फॉर्मूला है। इसके अंदर जो बी जो क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, उसका एस आई यूनिट टेस्ला होता है, और ये 10⁻⁴ गॉसेस के बराबर होता है। इसके बारे में एक और अहम बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होती है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है। ये मैग्नीट्यूड को कभी भी चेंज नहीं करती, ये सिर्फ़ और सिर्फ ना डायरेक्शन को चेंज करती है आपकी फोर्स के, आपकी वेलोसिटी की, सॉरी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आपको पता ही है, जितनी करीब होंगी उस तरह से रिप्रेजेंट होती है, नॉर्थ टू साउथ जाते हैं। अब आगे बात आ जाती है राइट हैंड पॉम रूल की। राइट हैंड पॉम रूल के अंदर यही होता है कि ये जो पिछली इक्वेशन थी क्यू वी बी वाली, उसके लिए है बेसिक। अच्छा, इसके अंदर यही है कि आपका जो थंब है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और आपकी जो फिंगर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। जो आपका थंब है वो मतलब अगर आप क्यू वी बी वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे, आई एल बी वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, तो वो मतलब वही होगा करंट की डायरेक्शन में, या करंट की डायरेक्शन में, या पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में, एक ही बात होती है। आगे ये पॉन जो है आपका, वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स को। तो जो मतलब क्यू वी बी के जो एंड पे यहाँ पे एफ बी आ रही है। अब ये टॉपिक आ जाता है क्रॉस फील्ड्स का। इसके अंदर हॉल्स इफेक्ट की बात है। क्रॉस फील्ड पहले क्या होती है, पहले ये समझ लो। क्रॉस फील्ड वो होती है मतलब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होना, तो उसको कहते हैं ये क्रॉस फील्ड बनी हुई है। ठीक है, अब एक क्रॉस फील्ड होने की वजह से जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है ना, उसमें से एक इफ़ेक्ट का नाम है हॉल्स इफ़ेक्ट। ठीक है,
अब हॉल्स इफेक्ट क्या कहता है, वो ये कहता है, अब आप सारा कुछ भूल जाइए जो सारा मैथ लिखा हुआ है, जो सारी डायग्राम्स है, आप खाली ये जो ए वाली जो डायग्राम है ना इसको देखो। आप इसके अंदर देख सकते हो कि एक नेगेटिव पार्टिकल है, वो ऊपर को जा रहा है, ठीक है, वी डी हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता ऊपर को जा रही है। एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, ये ग्रीन में नज़र आ रही है, ठीक है, ये येलो से जो एक कंडक्टर है ये उसकी। अब आप इसके ऊपर राइट हैंड पॉम रूल लगाओ, थंब अपना लेके जाओ। अच्छा, ये नेगेटिव पार्टिकल है तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड पॉम रूल यूज़ होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है ना। क्यू वी बी वाले फॉर्मूले के अंदर क्यू की जगह माइनस हो जाता है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, तो आप लेफ्ट हैंड यूज़ करते हो नेगेटिव चार्जेस करें। तो आप अपने लेफ्ट हैंड का थंब जो है ये वी डी की तरफ करो, और जो आपकी जो फिंगर्स हैं वो इनटू द पेज जाएंगे ना, क्योंकि एक्स एक्स लिखा हुआ है डॉट की जगह, क्रॉस होता है तो फिर मतलब इनटू द पेज होता है, डॉट होता है तो मतलब मतलब आउटसाइड आपकी तरफ आ रहा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपनी फिंगर्स को आप पेज की तरफ करोगे और थंब को ऊपर को करोगे, तो आप देख सकते हो कि जो फोर्स जा रही है ना वो राइट साइड पे जाएगी, अगर आप लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट हैंड ही होगा। तो अब आप देख सकते हो कि इसकी ट्रिजेक्टरी जो है वो सीधी सीधी जाने की जगह ना अब राइट साइड पे मुड़ जाता है। अब ये उसके राइट साइड वाले सरफेस के ऊपर ना चार्जेस कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्जेस जब कलेक्ट होंगे तो दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाएंगे और राइट साइड पे नेगेटिव, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। शुरू के अंदर हमारे पास बस ये चार्ज था, फिर से अगर वही बात करूँ तो राइट साइड पे गया तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक और फोर्स लग रही है इसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। जब जो अब चार्जेस इसके अंदर से जा रहे होंगे ना इस कंडक्टर के अंदर से, उसके ऊपर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लग रही होगी, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी लग रही होगी। और एक इसके अंदर स्टेट आती है एक्विलिब्रियम की, जिसकी तरफ ये जाना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं आपस में, तो एफ ई हो जाती है एफ बी के बराबर। तो हम इनकी इक्वेशंस पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्यू ई इक्वल्स क्यू वी डी बी, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो। तो क्यू कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये बन जाएगा ई इक्वल्स क्यू वी डी बी। अब हमें आपको शायद याद हो कि जो वी डी था उसकी एक इक्वेशन थी, सॉरी मैंने पहले गलत बोला था, ई इक्वल्स वी डी भी बन जाएगा। अच्छा, वी डी जो थी ना उसके लिए हमारे पास जो चैप्टर 26 के अंदर थी, ये 26 ही चल रहा है नहीं अच्छा, वी डी जो है ना वो हमें आपको शायद याद हो कि एक उसकी एक फॉर्मूला था जे इक्वल्स एन ई इंटू वी डी वाला, तो हमने उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं। अब ई इक्वल्स जे बी ओवर एन ई बन गया, जे की वैल्यू हमने पुट की मतलब आई ओवर ए, तो ये आई बी ओवर एन ई ए बन गया। अब जो एरिया है हमने उसकी जगह एल डी लिख दिया, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर इनटू ये जो डी ऊपर आप देख भी सकते हो डायग्राम के अंदर, सेपरेशन जो है विथ कह लो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये बाद में बात होगी। एन जो है ना वो ई की जगह पे चला जाता है, ई जो है वो एन की जगह पे आ जाता है, मतलब वो रीअरेंज हुई है थोड़ी सी इक्वेशन। तो एन इक्वल्स बी आई ओवर ई इंटू एल इंटू डी। अब ई डी जो था वो वी का फॉर्मूला था, तो ये पोटेंशियल आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एन इक्वल्स बी आई ओवर वी एल ई। और ये जो फार्मूला बन गया ना हमारे पास, ये हो गया हॉल्स इफेक्ट का जो बेसिक फार्मूला आप इक्वेशंस में यूज़ करोगे, प्रॉब्लम्स में यूज़ करोगे। अब एक प्रॉब्लम सामने आ जाती है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम 14। एक्सरसाइज प्रॉब्लम 14 में यही कॉन्सेप्ट है, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई हुई है, ग्रीन के अंदर आप देख सकते हो, इनटू द पेज है, और एक वेलोसिटी ऊपर आप देख सकते हो कि मतलब करंट की जो डायरेक्शन है, चार्जेस की जो डायरेक्शन है, नहीं नहीं एक सेकंड, चार्जेस की नहीं सॉरी, ये मेटल स्ट्रिप ऊपर जा रही है, फिजिकली मेटल स्ट्रिप ही ऊपर को जा रही है, इसकी जो वेलोसिटी है ना वो ऊपर को जा रही है, ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। हमें इसकी डायमेंशंस पता है, ठीक है, तो मतलब हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं जैसे चाहिए, और लेंथ हमें पता, और वेलोसिटी हमें पता। उसके अलावा हमें सॉरी नहीं हमें पता, एक सेकंड, अच्छा एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 14 के अंदर जो है ना हमें डायमेंशंस दी हुई हैं एक मेटेलिक बार की जो ऊपर को जा रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और हमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है जो इनटू द पेज है ग्रीन के अंदर आपको नज़र आ रही है, उसका मैग्नीट्यूड भी हमें पता। तो फाइंड हमने जो करना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस करना है
नहीं सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 3.90 माइक्रोवोल्ट्स, और ये एक्स और वाई जो है पॉइंट्स इसके दरमियान में है। तो हमने कैलकुलेट जो करना है वो वी का मैग्नीट्यूड है। तो Q इक्वल्स क्यू वी बी, जो एक्विलिब्रियम वाली हमने स्टेट की बात की थी, तो यहाँ पे भी वो पाई जाएगी जो हॉल्स इफेक्ट की वजह से हो रही है। तो V इक्वल्स E ओवर B बन जाएगा ये। जब हम इसको Q कैंसिल करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो E की वैल्यू हम डाल देंगे, वो वही आपको याद होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू ई डी, ये वही वाला फॉर्मूला है, बस उसको रीअरेंज करके E की वैल्यू आइसोलेट की हुई है और वो पुट कर दिया यहाँ पर। तो हमारे पास बन जाता है V इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस ओवर सेपरेशन इनटू B, ठीक है। तो सेपरेशन की भी वैल्यू हमें नोन होगी क्योंकि हमें उसकी डायमेंशंस पता है, ठीक है। ये विड्थ हमें पता है ना 0.850 सेंटीमीटर्स, तो ये हम उसकी जगह पे वो आ जाएगा डी की जगह पे, और बी की भी वैल्यू हमें दी हुई है और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें दिया हुआ है ये 3.90 माइक्रोवोल्ट। तो इस तरह से हम सारा कर लेंगे। अगला टॉपिक है सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स का। इसके अंदर बेसिकली ये है कि जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है ना, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तौर पे एक्ट कर रही होती है। अगर आपको भूल गया हुआ तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो एक सर्कुलर मोशन के अंदर आपकी बॉडी को सर्कल के अंदर की तरफ ड्रॉ कर रही होती है। तो ये डायरेक्शन चेंज कर रही होती है बेसिकली। और आपको पता ही है एफ बी, पहले भी बात हुई, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। तो एम वी स्क्वायर ओवर आर जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता था, और एफ बी हमें पता है क्यू वी बी के बराबर है। तो हमने ये v दोनों साइडों पे कैंसिल किए तो एम वी ओवर आर इक्वल्स क्यू बी बन गया। r को हमने सेपरेट किया इन सब से, तो हमें पता चला कि r इक्वल्स एम वी ओवर क्यू बी। अब आगे जो है हमें पता है कि रेडियस तो हमें पता चल गया ना सर्कल का, जो हमारी सर्कुलर मोशन हो रही है उसके, और हमें मास और ये जो वेलोसिटी वगैरह ये नोन होती है अमूमन। तो किसी काफ़ी सवाल में पूछा भी जाएगा तो उसके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। खैर आगे वेलोसिटी जो है उसकी डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, आपको याद होगा यकीन। उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है हम पुट करते हैं 2 पाई आर के, मतलब पेरीमीटर जो है आपके पूरे सर्कल का। तो फिर किस टाइम के अंदर पूरा पेरीमीटर वो करेगा, ऑब्वियसली टाइम पीरियड के अंदर करेगा, क्योंकि टाइम पीरियड की डेफिनेशन ये है कि पूरे राउंड ट्रिप के अंदर जितना टाइम लगता है। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो हमें आर की वैल्यू जो हमने पहले डिराइव की थी वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 पाई एम ओवर क्यू बी, टाइम पीरियड का एक और फार्मूला, और ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब इसी फार्मूले की बेसिस के ऊपर ना जो 2 पाई एम ओवर क्यू बी है, ये फ्रीक्वेंसी के भी कुछ फार्मूला का एक फार्मूला है, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी एक फार्मूला है। तो ये जो है ये इस तरह के प्रॉब्लम्स में यूज़ भी हुए हैं, जैसे कि मैं ये एग्जांपल दी हुई है क्वेश्चन नंबर 23 के। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर ये बात है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा गया है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। उसकी डायरेक्शन हमें पता है कि परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट मतलब वेलोसिटी जो है हमें दी हुई है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं एक सर्कुलर आर्क के अंदर, तो वही वाली बात होगी ना, ये इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो इसके अंदर वही वाला फॉर्मूला यूज़ होएगा, आर इक्वल्स एम वी ओवर क्यू बी। तो मास जो होता है आपका वो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, जो चार्ज होता है वो एलिमेंट्री चार्ज आ जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने फाइंड करनी है, जो रेडियस है वो गिवन है, वेलोसिटी है वो भी गिवन है। तो बस ये बी की जगह पे आर आ जाएगा, आर की जगह पे बी आ जाएगा, तो यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। और इस तरह के सवाल काफ़ी हैं। खैर आगे बात होती है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। इसके अंदर ये बात है कि Q इक्वल्स आई टी जो है ये मतलब सिंपल सी मतलब इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन होती है Q ओवर T उसी से निकला हुआ है। तो T की जगह पे बस आ जाएगा L ओवर वी डी। ऑब्वियसली ये वी डी जो है उससे लिया गया। आपको पता ही है कि वी डी इक्वल्स L ओवर T होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट L होगी यहाँ पे, मतलब जो लेंथ है उसकी कंडक्टर वायर की, और टाइम हो गया मतलब जो टाइम है। तो टाइम हमने इस तरह से रेस कर दिया। तो इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो क्यू वी डी इक्वल्स आई एल बन जाएगा। एफ बी इक्वल्स क्यू वी बी जो फार्मूला था उसके अंदर जब हम अब
क्यू वी डी की वैल्यू पुट करेंगे ना तो उसकी जगह ये आई एल आ जाएगा। और आप नोट करें कि जो बोर्ड में है ना वो वेक्टर्स हैं। तो एल जो है ये एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो डायरेक्टेड होगा करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला डिराइव हो जाता है एफ बी इक्वल्स आई एल बी साइन फाइव वाला, ठीक है। तो ये जो फोर्स होती है ना ये वाली, ये असल में एक्ट करती है इस वायर के ऊपर खुद, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई है, वो खुद ही मतलब वायर टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। उसकी वजह यही है कि इसके अंदर जो चार्ज होता है ना फ्लो कर रहा, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। फोर्स जो लगती है उसकी वजह से वो मतलब एक साइड पे होता है, वॉल्स के साथ टकराता है, टकरा गया। तो अब वो जो डिफॉर्मेशन आ रही है ना इसके अंदर, वो उसकी ये वजह, ये मोमेंटरी होती है, इतनी एक्सट्रीम नहीं होती है रियल लाइफ में। खैर क्रिकेट वायर के लिए उन्होंने बताया हुआ कि आप बस डिफरेंशियल ले लो इसी वाली इक्वेशन का, तो वो वही बात बन जाती है। तो एल की जगह डी एल आ जाएगा और एफ बी की जगह डी एफ बी आ जाएगा। तो ये मतलब टेढ़ी मेढ़ी भी तार हो तो उसके ऊपर भी चल जाता है फार्मूला, बस उसके अंदर डिफरेंशियल्स के साथ काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 42 की। उसके अंदर एक बेंट वायर है, ठीक है। उसकी लेफ़्ट साइड पे जो आप स्लोप है वो भी 2 मीटर्स की है और राइट साइड पे भी 2 मीटर्स की है, और एंगल भी दोनों का 60 डिग्रीज़ है एक्स एक्सिस के साथ। तो फाइंड क्या करना, लिखा हुआ व्हाट इज़ द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, ठीक है, मतलब नेट मैग्नेटिक फोर्स। तो उसके लिए ना हमें पहले डायरेक्शंस निकालनी पड़ेंगी इंडिविजुअल फोर्सेस, क्योंकि देखो ना इसके ऊपर करंट किसी और डायरेक्शन में जा रही है तो फोर्स भी किसी और डायरेक्शन में लगेगी, और दूसरी वाली साइड के ऊपर। तो हम इसको ना दो हिस्सों में कर लेते हैं, मतलब पहले खाली लेफ़्ट को देखते हैं फिर राइट को देखते हैं। तो लेफ़्ट वाले हिस्से के अंदर अगर हम देखें ना, तो ये राइट साइड पे वाली डायग्राम को देखो, लेफ़्ट वाली को भी टच करो। राइट साइड पे जो ग्रीन डॉट्स हैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि ये टूवर्ड्स मतलब द व्यूअर है, ठीक है। डॉट्स लगे हुए हैं क्रॉसेस की जगह। उसके अलावा एक्स और वाई एक्सेस से बनाए हुए हैं। थीटा आपको पता है वो एंगल जो यहाँ पे दिया हुआ था यहाँ पे, तो ये वही वाली चीज़ है। अब जो नई चीज़ है यहाँ पे वो, अगर आप राइट हैंड पॉम रूल लगाओ तो ग्रीन डॉट्स मतलब अपनी तरफ अपनी उंगलियाँ रखो, ठीक है, और आई जो है करंट है उसकी तरफ अपना अंगूठा करो। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ना वो ये होगी, यूँ परपेंडिकुलर होएगी जैसे लाल बने हुए करंट की। तो इसका जो एंगल हमने है ना वो निकालना होगा, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी, क्योंकि हम वेक्टर्स में काम करें तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है लाजमी। तो थीटा तो हमें पता है ना, तो हमने वो थीटा इस तरह से 90 माइनस थीटा हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इस तरह से ये बीच में जो क्वाड्रेंटल एंगल बन रहा है ना वो ये है। अब सिमेट्री है तो हमें पता है कि दूसरी साइड पे भी ना इसी तरह से होएगा, क्योंकि मतलब बस डायरेक्शन चेंज हो रही है ना करंट की, तो हम उसके ऊपर भी राइट हैंड पावर रूल इसी तरह से अप्लाई करें तो यही चीज़ें बन रही हैं, और एंगल भी वही बन रहे हैं, वही सारी रीजनिंग है। उसके बाद हम इसको एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स में तोड़ते हैं, ठीक है। तो f1x f1y बन जाते हैं, f2x f2y। अब आप देख सकते हो कि f1x और f2x जो है ना ये आपस में ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, ठीक है। और हमें पता है सिमेट्री की वजह से कि इसके करंट भी सेम है, लेंथ भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो आई एल बी मतलब जो सारी चीज़ें सेम है, तो इनके एक्स कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ठीक है, सेम होएगा। तो इसकी वजह से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में। अब हम खाली फिर वाई की बात करेंगे। वाई के अंदर हम ये बात करेंगे F1 जो है ना, पहले हम वो F1 की पूरी क्वांटिटी निकालेंगे I1 LB1। तो हमें पता है साइन फाई मतलब जो करंट की और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है वो 90 डिग्रीज का है। अच्छा, इस सवाल के अंदर जैसे हमने पहले बताया था, बीच में पॉज करना पड़ गया था, नींद आ गई थी। जो डायरेक्शंस होंगी ना इनके एक्स कंपोनेंट की वो आपस में ऑपोजिट होंगी, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा सिमेट्री की वजह से, ठीक है, क्योंकि करंट भी वही है, लेंथ भी वही है। तो आपको पता ही है एफ बी इक्वल्स आई एल बी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही एक्ट कर रही है, करंट भी उतनी ही जा रही है और लेंथ भी दोनों की इक्वल, ठीक है। तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होएगा। अब F1 और F2y हमने निकालना है, तो उसके अंदर यही है कि F1 वही आई एल बी साइन फाई वाला फार्मूला, तो
तो ये जो फाई होता है ना एंगल, ये होता है करंट के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। तो ये हमने मतलब F1 निकाल लिया। अब हमने इसका y कंपोनेंट निकालना है। अब उसके लिए हम ये जब भी एंगल्स होते हैं ना वो एक्स एक्सिस से होते हैं। अब आप इसको मतलब 90 माइनस फाइव, यहाँ पे 30 डिग्रीज़ आ रहा था क्योंकि 560 था, तो आप -30 लिखोगे तो भी आपको आंसर वही मिलेगा जो 270 + 5 से मिलेगा, सॉरी + थीटा से मिलेगा। तो लेकिन बेसिकली मैंने किया ये हुआ है कि आपको पता ही है कि वाई एक्स एक्सिस से शुरू होता है ना, तो मतलब पहले वाई एक्सिस तक जाएगा 90 डिग्री हो गया, फिर एक्स एक्सिस से लगेगा 180 डिग्री हो गया, फिर नीचे आएगा तो 270 डिग्रीज़ हो जाता है। उसके बाद ये 90 माइनस थीटा था, तो वो 90 डिग्रीज़ का एंगल होता है ना बीच में, तो जो रिमाइंडर होगा वो थीटा ही होगा। तो इस तरह से मैंने ये लॉजिक बनाई है 270 + थीटा की। ज़रूरी नहीं आप इस तरह से करो, आप माइनस कर लो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 90 माइनस थीटा जो भी है। तो इस तरह से भी आप वो निकाल सकते हो। ये जो एंगल है बेसिकली आपने बस ये जो एंगल आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है इसको कन्वर्ट करना है एक एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से आते वाले एंगल की तरफ, और कोई बात नहीं है इसमें। इसके बाद आपने बस जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि F1y और F2y जो हैं वो नीचे को जा रहे हैं। F2x और 1x तो हमने देखना ही नहीं है, कैंसिल हो गए, दोनों नीचे को जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल जो हमारे पास आंसर होएगा ना वो इनकी एडिशन हो जाएगी। इसके बाद अच्छा दरअसल बात थी, मैंने पहले इतनी अच्छी तरीके से शायद बताया नहीं था, वो ये है कि सवाल में पूछा हुआ व्हाट इज़ द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इन यूनिट वेक्टर। पहले हिस्से में पूछा हुआ है जब मैग्नेटिक फील्ड 4.0 K के बराबर है। अच्छा IJ आपको शायद याद हो, I होता है मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, J होता है वाई एक्सिस की तरफ, K होता है Z एक्सिस की तरफ, ठीक है, मतलब टूवर्ड्स अस, ठीक है। तो पॉजिटिव जो K होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया हुआ है, जो डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट करें कि हमारी तरफ आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 4.0 K का ये मतलब है कि अब हमारी तरफ डायरेक्शन ये है। अब B पार्ट जो है ना इसका, उसके अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, आप देख सकते हो लेफ़्ट टू राइट जा रही है क्योंकि वो I अब हो गई है, 4.0 I अब है हमारे पास K की जगह। तो अब हम वही रूल लगाएंगे, राइट हैंड पॉम रूल। तो अपना थंब आप करंट की डायरेक्शन में करो और अपनी जो फिंगर्स हैं उनको स्ट्रेटन करो B की डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो कि अगर आप F1 की बात करो तो ये इनटू द पेज जा रहा है, तो ये एक्स इसलिए यहाँ पे। अब इसी तरह से F2 के लिए हम करेंगे तो पता चलेगी कि ये आउटसाइड आ रहा है, मतलब हमारी तरफ आ रहा है टूवर्ड्स द व्यूअर। तो सिमेट्री है, वही बात होगी ILB, मैग्नेटिक फील्ड भी वही एक्ट कर रही है, करंट भी वही है, लेंथ भी वो सॉरी जो क्या नाम है, हाँ लेंथ भी इक्वल है। तो इसके अंदर भी ना वो फोर्सेस जो होंगी वो डायरेक्शन चेंज होएगी लाजमी, लेकिन असल में इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड के अंदर। तो ये जो है F1 + F2 ये मैंने वेक्टर नोटेशन में लिखा हुआ है, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, बाद में मैंने उसके जो वेक्टर्स हैं वो बोल्ड करके लिखे हुए हैं कि मतलब जो वेक्टर F1 है वो F2 के ही बराबर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और F नेट आपको पता ही है F1 + F2 होता है, तो इनको ऐड करेंगे आपको नल वेक्टर मिलेगा, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड 0। ये मेरा ख्याल इतनी प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा उसके बाद अब अगला चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू करंट का। इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है ना वो है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट्स। इसके अंदर ये हो रहा है बेसिकली कि ये A जो है वो एक वायर जा रही है और B जो है वो एक वायर जा रही है, ठीक है। B उन्होंने सवाल के अंदर वैसे पूछा हुआ था, एक सेकंड कर गया, किधर गया है, ये है वैसा, हाँ चलो ठीक है, जो भी है सही है। सबसे पहले हमने ना मैग्नेटिक फील्ड निकाली, उनमें से एक रॉड्स की हमने निकालना क्या है, एक वायर जो है ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी करंट की वजह से, उसका उसके साथ वाली वायर पे क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ बेसिकली ये देख रहे हैं कि A की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका B पे क्या असर हो रहा है। जब आप सबस्क्रिप्ट में देखते हैं ना फोर्स BA, तो इसका मतलब है फोर्स ऑन B ड्यू टू A, इसको इस तरह से पढ़ता है और इसका फ़ायदा भी होता है तो समझ लो। खैर A जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी हमने निकालने के लिए बियोट-सावर्ट लॉ लगाया, ठीक है। तो वो μ0IA/2πd, ये बस बायोट-सावर्ट लॉ, बस फ्रेंच है तो उसको बियोट-सावर्ट पढ़ते हैं, खैर जो भी है, ये इसका लॉ है, ठीक है। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया। अब आगे जो बात है FBA की, तो हमने वही ILB वाला फार्मूला लगाया।
अभी खाली हमने बी के ऊपर लगाए। तो आपको पता है ये जो एफ बी ए वाला हमने टॉपिक पहले भी पढ़ा था, सॉरी आई एल बी वाला, जब हमने डेरिवेशन निकाली थी, तो वो वायर की अप ऊपर ही वो फोर्स एक्ट कर रही होती है ना, तो वो होती है अपने अंदर जो करंट गुजर रही है उसकी लेंथ, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं उसके क्या नाम है मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर बी के ऊपर जो अप्लाई होगी वो ए की होगी, और करंट जो फ्लो हो रही होगी वो उसके अंदर जो अपनी है वही हो रही होगी। तो ये आई बी एल क्रॉस बी ए बन जाता। आगे ये आई बी एल बी ए साइन 90 बन जाता, क्योंकि हमने वो क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपैंड किया, खाली वो हम मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो भी एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बनेगा इसके साथ, मतलब मैक्सिमम होएगा, तो मैक्सिमम बनेगी मैग्नेटिक फोर्स। तो अब हम इसके अंदर बी की वैल्यू, बी ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि एफ बी ए जो है ना वो म्यू नॉट एल इंटू आई ए इंटू आई बी ओवर 2πd के बराबर है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आगे हम एक सवाल के अंदर यूज़ करके दिखाता है। सबसे पहले हमें सवाल दिया हुआ कि यार ये इस तरह से दो वायर्स हैं, ठीक है, एक वायर 2 है, एक वायर 1 है। आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है करंट दोनों के अंदर से जाते हुए, और ये जो दोनों के बीच में सेपरेशन है ये D1 और D2, ये जो डिस्टेंसेस हैं आपको ये दिए हैं। सबसे पहले हम मतलब जारी बात है यूनिट कन्वर्जन करते हैं। मैंने पता नहीं कि मिली एम्पेयर में नहीं किया, वो उसको भी करेंगे 10⁻³ करके। तो ये यूनिट कन्वर्जन हमेशा याद रखना, पेपर में भी उसके भी मार्क्स ही होते हैं, सारी बात है। तो सरप्राइज़, हेलो, मैं अब ये बात मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे लगा था कि मैंने अपनी पिछली एक्सप्लेनेशन के अंदर कुछ चीज़ें इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं की थी, तो मैं बेहतर तरीके से करने के लिए फिर से कर रहा हूँ। बेसिकली वो जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो पैरेलल करंट्स हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और जो एंटी पैरेलल करंट्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अब अगर हम प्रॉब्लम की तरफ, अगर पहले ये बंदा अपनी बाइक भगा ले, ओके, अब अगर हम अपने प्रॉब्लम की तरफ आएँ तो करंट 1 जो है वो टुवर्ड्स द व्यूअर है, और करंट 2 जो है वो इनटू द पेज है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छा हाँ, ये अब एंटी पैरेलल है ना, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमने निकालनी क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का एक्स कंपोनेंट पर यूनिट लेंथ। तो 2 के ऊपर कितनी फोर्स पड़ रही होगी 1 से, जो भी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसकी डायरेक्शन के लिए ना मैं एक अहम तरीन एप्लीकेशन खोलने वाला हूँ, MS पेंट। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अच्छा, अब ब्रश की तरह ये रहा 2 जो है ना, इसके ऊपर 1 से एक रिपेलिंग फोर्स पड़ रही है, मतलब वो उसको अपने आप से दूर लेके जा रहा है। तो ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की डायरेक्शन, ठीक है। अब जो ILB है ना उसके अंदर भी और डायरेक्शंस भी देख लेते हैं। ये जो है ये लेंथ की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ये इनटू द पेज जा रही है, तो इसलिए एक्स से ऐसे रिप्रेजेंट हुआ होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड होएगी वो शायद इस तरह से आ रही हो, शायद इस तरह से आ रही हो, जो भी है वो ना इसके हमेशा परपेंडिकुलर होएगी। तो ILB वाला जो फॉर्मूला है, ILB, इसके अंदर जो होते हैं ना ये इस वाले हिस्से का और इसके बीच में एंगल। तो अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं तो पता चलता है कि ये यूँ आ रही होगी करंट, मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉब्ली चांसेस यही हैं। तो ये जो है ना वो इसके परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि वो मतलब अलग प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। वो Z एक्सिस पे है, ये Y एक्सिस पे, इस तरह का समझ लो। तो ये परपेंडिकुलर होंगे, तो हमेशा ये साइन जो यहाँ पे होता है ना एक क्रॉस प्रोडक्ट का, वो हमेशा साइन 90 डिग्रीज होएगा इस सिचुएशन के अंदर। तो ये यहाँ पे ILB साइन 90 इसलिए आया हुआ है। तो ये हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी थी, और लेंथ हमें पता भी नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख दिया। तो ये अब हमारे पास I2B1 आ गया। अब इसकी एक और बात मैंने बतानी थी कि ILB जो आप लगाते हो ना, तो वो होता है अगर मैं खाली इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो करंट जो इसके अंदर से गुजर रही है मतलब I2, और जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, वो यहाँ पे है B1, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो ILB, तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है I2LB1, तो मतलब जो उसके अंदर से खुद करंट गुजर रही है जिसकी बात हो रही है, और उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है ये वो है, ठीक है। तो आगे जो है B1 जो है ये इसका फॉर्मूला ये बियोसावार्ट लॉ से डिराइव हुआ है।
स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लो, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ठीक है। तो अगर हम B1 की बात करें तो I1 यहाँ पे आएगा। तो ये जो R है ये डिस्टेंस बताता है कि किस डिस्टेंस के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड क्या बता रहे हो I1 की वजह से। तो R जो है वो डिस्टेंस है ना, तो अगर मैं वापस उस पर आऊँ तो ये हिस्सा जो है इसको हम इसको हम नाम दे देते हैं R का, ये डिस्टेंस को। और इसके लिए हमें x और y कंपोनेंट्स पता हैं। ये देखो ये बेस हो गई, ये वो हो गया परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गए, ठीक है। अब हमने समझ आ गई है ना इतना सा। अब ये हम इस तरह से R जो है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। अब हमने एक फार्मूला बना लिया F ऑन 2 ड्यू टू 1 का पर यूनिट लेंथ का, और ये सारी नोन क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन सवाल में हमसे पूछा गया उसके x कंपोनेंट के बारे में। अब ट्रिकी जो हिस्सा था वो समझाने लायक, ये फोर्स की आप डायरेक्शन देख रहे हो यहाँ पे। मैं अब ये देखो यूँ, ये जो एंगल है ना, एंगल क्वाड्रेंटल एंगल, इसको फाई का नाम दे रहा हूँ मैं। तो ये फोर्स इसकी हो गई। अब ये जो एंगल है ये असल में इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो इसका ये भी फाई है। और आपको पता है कि कॉज जो होता है वो होता है, एक सेकेंड, कॉज जो होता है थीटा वो होता है बेस ओवर, यार मेरा हाथ ही नहीं चल रहा, ये रहा, हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, D2 है, हाइपोटेन्यूज क्या है, R है। तो हमने अगर फाई कॉज फाई हमने निकालना है, जो हमें ज़रूरत होगी यहाँ पे, तो हम खाली उसके जगह बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिख देते हैं। तो ये D2 ओवर R आ गया। अब ये हमने वैल्यूज़ पुट की हैं इसके अंदर कॉस फाई की, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, म्यू नॉट I1 I2 D2 ओवर 2 पाई, और ये R का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये जो सारी क्वांटिटीज़ हमें सवाल में दी हुई हैं, तो ये सवाल सॉल्व हो गया। बस ये इतनी बात ही थी। आगे एम्पेयर्स लॉ है, वो है बेसिकली B डॉट DS, मतलब B डॉट डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये एक क्लोज इंटीग्रल में है, मतलब वो जो क्लोज शेप इंटीग्रल में है। इसका मतलब क्या है अच्छा हाँ, और ये इक्वल होता है म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड के। अच्छा, इसकी सबसे पहले एक कंडीशन होती है कि एक एम्पीरियन लूप बनाया जाए। जैसे गॉसेस लॉ के अंदर गॉसियन सरफेस होता है ना, इसके अंदर एक एम्पीरियन लूप होता है। तो ये जो एम्पीरियन लूप होता है बस एक मतलब एक सर्कल भी हो सकता है, एक मतलब 2D सी शेप होती है, ठीक है। तो और इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज होता है ये वो है IEN से, और इसके अंदर मतलब अगर प्लस माइनस होते हैं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो, जैसे आप देख सकते हो I1 और I2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये आपस में माइनस होंगे तो आपको इनक्लोज करंट मिलेगी। ये इस तरह से अप्लाई होता है लॉ। खैर, ये जो DS है ये बेसिकली आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि मतलब वो उसके जो एम्पेरियन लूप है उसके अलोंग जा रहा होता है। ये छोटे छोटे उसके हिस्से होते हैं और ऐड होते हैं एंड पर, तो वो इंटीग्रल यही होता है ना। खैर, इस तरह से ये अब हम इसके एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले ये एक टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है। एक लंबी सी वायर जा रही है स्ट्रेट, ठीक है, अंदर करंट है। ये हमें नज़र आ रहा है कि हमारी तरफ आ रही है करंट, ये डॉट जो बना हुआ। और अब हम एक एम्पेरियन लूप बनाते हैं इसके बाहर रेडियस R का, ठीक है। वायर का सरफेस से बाहर हम बना रहे हैं क्योंकि हम आउटसाइड चाहते हैं ना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर कितनी है, तो किसी भी पॉइंट पे हमने निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, तो एम्पेयर्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे। तो BD निकल जाएगा क्योंकि ये हर साइड पे कांस्टेंट है B, एक सर्कल के अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रही ना हर पॉइंट पे, तो मैग्नीट्यूड वाइज। और वो हमेशा मतलब लाइन ऑफ इंटीग्रेशन के किधर क्या, लाइन ऑफ इंटीग्रेशन की ही डायरेक्शन में जा रहा, लाइन ऑफ इंटीग्रेशन कह रहा हूँ DS की डायरेक्शन में, DS की डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो वो cos 0 आपको पता है 1 हो जाता है, तो सीधा सीधा BDS आएगा इंटीग्रल के अंदर। B बाहर निकल जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म है। DS को आप इंटीग्रेट करोगे तो S आ जाएगा, S की जगह यहाँ पे D मैंने नाम दिया हुआ उसको, डिस्प्लेसमेंट को। अब यहाँ पे जो है ना जो D है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पेयर लूप के पूरे पाथ को, ठीक है। एम्पेरियन लूप के मतलब पूरी जो लेंथ है, क्योंकि जाना तो सब में से है ना वो इंटीग्रेट होता हुआ। तो
अब आप यहाँ पे ना इसकी वैल्यू पुट कर देते हो तो वो पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाता है सर्कल के, तो 2πr आ गया। अब इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है b इक्वल्स म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड ओवर 2πr। और ये एक जनरल फॉर्मूला है निकालने का जब भी आपने बाहर फील्ड निकालनी हो किसी गिवन वायर के। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट इलेक्ट्रिक वायर। अब हम अंदर घुस रहे हैं तो इसके अंदर फिर से वही वाली बात, सर्कल है, यूनिफॉर्म लिए मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इसलिए फिर वही वाला काम है शुरू में 2πr वाला, वहाँ तक वही वाला काम है, ठीक है। अब आई इनक्लोज जो है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम डालेंगे, वो बेसिकली ना आई इंटू आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर है। इसकी वजह पता है क्या? अच्छा, आर जो छोटा वाला है वो एम्पेरियन लूप की रेडियस है और बड़ा वाला आर उसका है पूरी वायर का। तो बेसिकली ये हो क्या रहा, हमें पता है कि करंट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा एरिया गुजर रहा होगा एक वायर के अंदर से उतनी ज़्यादा करंट गुजर रही होगी, जितना कम होएगा उतनी कम गुजर पाएगी, ज़ाहिर बात है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, तो हमने ये आई इनक्लोज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये एक हिस्सा हो गया। और जो आई है करंट वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बड़े वाले आर स्क्वायर के। तो बकाया सारे तो कॉन्स्टेंट्स हैं तो हम उनको इग्नोर करते हैं और इनकी आपस में एक रिलेशन बनाते हैं। तो आई इनक्लोज ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स आई ओवर बड़ा आर स्क्वायर। तो उसको रीअरेंज किया, आई इनक्लोज निकाला, तो ये इस तरह से ही बन रहा है। ये इसकी डेरिवेशन है। आगे बी इक्वल्स म्यू नॉट, आई इनक्लोज की वैल्यू डाल दी, फिर जो कटिंग हो रही है वो कटिंग की, और आपके पास एंड पे ये फॉर्मूला बन गया पूरे इस प्रॉब्लम का। खैर, उसके बाद इसी तरह से आता है मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सोलेनोइड। यहाँ पे भी हम एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एम्पेयर्स लॉ लिखा है BDS म्यू नॉट आई इनक्लोज। सबसे पहले हम आई इनक्लोज की बात करते हैं। आई इनक्लोज जो है इसके अंदर वो होएगा आई इंटू एन एच। एन क्या है, एच क्या है? अच्छा, एच जो हमने खुद डिफाइन किया हुआ ना कि ये एम्पेरियन लूप के जो हमने रेक्टेंगल बनाया है ये इसकी एक साइड की लेंथ है, ठीक है। तो ये तो समझ आ गई है। अब एन जो है वो क्या है? एन समझ लो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो डॉट जो है ये आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्स जो है ये इनटू जा रहे हैं, ये एक सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इन्होंने पूरा बनाया नहीं हुआ, ये मतलब दिखे वरना कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा था। खैर, ये एन जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया, और आई जो है वो एक टर्न के लिए जो करंट है ना वो है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनक्लोज लेंथ पता चल जाएगी, क्योंकि हमने इनक्लोज करंट पता चल जाएगा। नाइस। अच्छा, अब इसी तरह से हम इस इंटीग्रल को ए से बी तक हम अच्छा हाँ, इस क्लोज इंटीग्रल को अब हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं हर साइड के लिए, ठीक है। एक ए से बी जा रहा है, एक बी से सी जा रहा है, एक सी से डी जा रहा है और एक डी से ए जा रहा है। तो हमने बस उस क्लोज शेप इंटीग्रल को एक ओपन इंटीग्रल बेसिकली बना लिया। तो नॉर्मल सा एक डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास आ गया ये। तो अब इसको सॉल्व करना आसान है। अब आप ए से बी वाले में देख सकते हो कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो DS की डायरेक्शन में ही जा रही है। तो ठीक है यार, ये BDS लिख देंगे डॉट प्रोडक्ट लेके। और बी जो है वो मेरा ख्याल है यूनिफॉर्म ही होगी इसके अंदर, तो आप सीधा सीधा बी वो कर लोगे। वो खैर वो बात की बात है। अब अगली जो टर्म है जो B से C जा रही है, अगर आप डायग्राम में भी देखो ना तो ये 90 डिग्रीज़ के एंगल पे है B के साथ। अब आपको पता है cos 90 ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगी पूरी टर्म। उसके बाद जो C से D है उधर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा नहीं रही, ग्रीन में है ना, कोई जा ही नहीं रही कोई फील्ड लाइन, तो यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से D से A जाएंगे, वहाँ पे भी 90 डिग्रीज़ का एंगल है, वैसे 270 डिग्रीज़, तो वही बिहेवियर आता है, ज़ीरो आ जाएगा कॉस का आंसर। तो अब हमारे पास बच जाता है फिर सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल फ्रॉम A टू B BDS। तो हम इसको सॉल्व करेंगे ना अगर, तो हमारे पास यूँ आ जाता है BH जो है वो लेंथ है उसकी साइड की AB की, B माइनस A जो है वो H के बराबर है। और आगे बस हमने वो इनक्लोज चार्ज की वैल्यू डाल दी और आगे बस इम्पेरियल लॉ ही है ना, म्यू नॉट आई एन एच। तो अब हमने H को आपस में कैंसिल कर दिया, तो B इक्वल्स म्यू नॉट आई एन हमारे पास आखिरी फॉर्मूला बन गया। और फिर से मैं बताऊँ, I जो है वो करंट इन वन टर्न है ऑफ द सोलेनॉइड, और जो N है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है।
उसके बाद हम आते हैं सोलेनॉइड से, आते हैं टोरॉइड पे। टोरॉइड होता है क्या है? ये ऊपर ब्लू में आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये एक सोलेनॉइड ही होता है, लेकिन इसका एक जो एंड होता है वो दूसरे के साथ जुड़ा होता है, तो ये एक डोनट सी शेप बन जाती है। खैर अब इसके अंदर ना BDS जो है, हम फिर से ये एम्पेयर्स लॉ की स्टेटमेंट है सबसे पहले। अब आप देख सकते हो कि हमने एम्पेरियन लूप यहाँ पे कहाँ पे बनाया है, ये ऑरेंज लाइन में हम देख सकते हैं। तो ये एम्पेरियन लूप जो है, इसका जो रेडियस है वो R है, और ये उसके दरमियान में बना हुआ है, मतलब उसके जो मतलब समझ आ गई दरमियान में। खैर आगे अच्छा, तो अब फिर से आपको पता ही है सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है, तो ये आपको इस तरह से लेंथ मिल जाएगी पूरी एम्पीरियन लूप की, तो B 2πr आ गया। फिर आई एन क्लोज वाला वही वाला मजाक है, I इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा एन हो इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स टोटल, छोटा एन जैसे यहाँ पे पहले था तो इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये बड़ा वाला एन एच के बराबर ही होता है वैसे। तो ये सारे टर्न्स इसके अंदर आ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एम्पेरियन लूप के हर टर्न ही गुजर रहा है, तो ये बड़ा वाला एन इसलिए यहाँ पे आया। उसके बाद हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आखिरी आंसर मिल जाता है B इक्वल्स μ0 IN ओवर 2πr, और ये अब आपका ख़त्म हो गया पूरा चैप्टर। लेकिन मेरा ख्याल है अब आपको अब थोड़ा जूम आउट करें कि तैयारी किस तरह से चल रही है। ये जो चैप्टर है फोर्स वाला, ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है मेरा ख्याल है, ये पढ़ लो। ये वाला मेरा ख्याल है काफ़ी अहम है, ये वाले के अंदर वो जो प्रॉब्लम लंबी सी थी वो अच्छी थी, और करंट एंड रेजिस्टेंस जो है ये भी सिर्फ MCQs के लिए फॉर्म है, तो इसके ऊपर भी ज़्यादा टाइम ना दो। ये आखिरी तो मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट ही हैं, तो इन वालों को बेशक ना टाइम दो, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में आने जैसे मैंने पहले बताया था। खैर अगर कोई और मसला हो तो बताना, क्योंकि अब टाइम में से कम ही है। खैर कौन सा मसला मैं सॉल्व कर देना।